13 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैन अपने सारे रूममेट को बताती है कि मेरी एक पुराना स्कूलमेट जो कि वो भी एक न्यू डिजाइनर बैग लिया है, लेकिन हैरान की बात यह है कि वो जब स्कूल में था तो वो अपना फीस कम करने के लिए अप्लाई किया था। और दूसरी तरफ हमें नॉनवे को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर पत्ते खेल रही होती है। तो यहाँ पर डैन बोलती है कि मैं इंडिया को बहुत ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। वो जब स्कूल में था तो उसकी पापा का नौकरी चली गई और वो 2 रुपया बचाने के लिए 3 घंटा साइकिल चलाकर स्कूल आया करता था। ये वजह से ही वो सुनती है वो तो हैरान हो जाती है। और दूसरी तरफ फैन अपने दोस्त को मैसेज करती है और उसे पूछती है कि तुमने इस बैग को कैसे खरीदा था। तो उसके दोस्त से बोलती है कि इस बैग को मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। ये सुनकर साई बोलती है कि अगर इंडिया प्रूव कर देगी कि उस स्केटिंग बोर्ड उसे किसी ने गिफ्ट किया था तो उसे सब्सिडी मिल जाएगी। और यहाँ पर साई कुछ सोचने लगती है और नॉनवे को मैसेज करती है कि तुम क्या कर रहे हो। और दूसरी तरफ नॉनवे पत्ते खेल रही होती है और वो अपने एक फोटो उठाती है और वो साई को भेज देती है और बोलती है कि मैं डैन के साथ पत्ते खेल रही हूँ। ये वजह से ही साई देखती है तो हंसने लगती है। तभी उसे लव का तीसरा नियम याद आती है कि अगर आप किसी के साथ चैट करते करते मुस्कुरा रही हो तो आप उसे जरूर पसंद करते हैं। और ये वजह से ही साई को याद आती है वो तो अपने फोन ही फेंक देती है। और यहाँ पर ताहो और मानन बैठा हुआ होती है। तो ताहो बोलती है कि पता नहीं इस बार नॉनवे और साई एक ही पॉइंट पर एग्री करेंगे या नहीं। अगर उसको लिंडा ने नहीं खरीदा होगा और किसी ने उसे गिफ्ट किया होगा तो उसे सब्सिडी मिल जाएगा। और यहाँ पर मानन ताहो को बोलती है कि हमेशा नॉनवे साई को सपोर्ट करती है, लेकिन तुम्हें इस बार नहीं लग रहा है कि नॉनवे थोड़ा सा रूड है। तो यहाँ पर ताहो हाँ बोलती है। तो यहाँ पर मानन उसे बोलती है कि तो जल्दी ही उन दोनों में प्यार होने वाला है। ये सुनकर ताहो हंसने लगती है और बोलती है कि अगर उन दोनों में प्यार होने वाला होगा तो नॉनवे साई की हर एक बात माननी चाहिए। लेकिन नॉनवे तो उसे लड़ाई कर रही होती है और वो मानन की बातों को वो यकीन नहीं करता। तो मानन उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा इस बारे में। और दूसरी तरह से जा रही होती है तो नॉनवे उसके पास भागते हुए आती है और बोलती है कि मुझे तुमसे लिंडा के बारे में कुछ बात करनी है। लेकिन सायु से बोलती है कि मुझे तुम दूर रहो, क्योंकि यहाँ पर सायु डर रही होती है कि वो शायद नॉनवे को पसंद करने लगा है और वो अभी तक कंफर्म नहीं होती है कि वो नॉनवे को पसंद कर रही होती है। और यहाँ पर नॉनवे से बोलती है कि ठीक है। और उसके बाद सायु को लेकर वो डैंडन के पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या लिंडा ने जो भी फॉर्म पर लिखा था वो क्या सच था। तो यहाँ पर डैंडन हाँ बोलती है। तो नॉनवे सायु को बोलती है कि डैंडन का मदद करने के लिए। तो सायु से बोलती है कि अगर लिंडा को वो सोच किसी ने गिफ्ट किया होगा तो मैं लिंडा का मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर डैंडन उन्हें बता देती है कि लिंडा ने 2 महीने पार्ट टाइम जॉब कर उस सोच को खरीदा था। ये सुनकर सायु से बता देती है कि लिंडा का कोई भी मदद नहीं कर सकता, वो अपने पार्ट टाइम जॉब से अच्छा कमाती है, उससे सब्सिडी से ज्यादा और किसी को उसी सब्सिडी की जरूरत है। ये सुनकर नॉनवे तो गुस्से में उसे बोल देती है कि तुम कितना सेल्फिश हो। और ये वजह से ही सायु सुनती है वो नॉनवे से और कोई भी बात नहीं करता और वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है। और यहाँ पर टेंजी और चेयू बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर चेयू टेंजी से पूछती है कि अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाती है तो तुम्हें कैसा लगता है। ये सुनकर टेंजी चेयू के ऊपर हंसने लगती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। तो यहाँ पर चेयू बात घुमा देने के लिए बोलती है कि मैंने एक टीवी सीरीज देखी थी लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है तो इसलिए मैंने तुम्हें पूछा। ये सुनकर टेंजी उसे बताने लगती है कि अगर तुम किसी को पसंद करने लगोगे तो तुम्हें उसकी हर हरकत अच्छा लगने लगेगी, तुम उससे मिलने के लिए हर वक्त बहाने ढूंढने लगोगे। अगर उस स्कूल में होगा तो तुम्हें बार बार स्कूल जाने का मन होगा, उसके मिलने के लिए तुम बार बार बहाना ढूंढने लगोगे। लेकिन वो जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम नर्वस हो जाओगे और तुम उससे सही से कुछ भी बात नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर जैसे ही सायु सारी बातें सुनती है तो उसे तो हर वक्त नॉनवे की ही याद आ रही होती है। लेकिन वो टेंजी को इस बारे में कुछ बोलता नहीं है क्योंकि वो अभी भी कंफर्म नहीं होती है कि वो अभी भी नॉनवे को प्यार करता है, लेकिन इस बारे में सायु को कुछ भी पता नहीं होता। यहाँ पर मानन और ताहो एक्वेरियम घूमने के लिए आए होते हैं और वो दोनों यहाँ पर तो बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। यहाँ पर ताहो को एक डॉल्फिन डॉल अच्छा लगती है तो वो डिसाइड करती है कि उसे खरीदने के लिए। जैसे ही उसका बिल पे करने निकल जाती है तो देखती है कि मानन भी उसके लिए ऐसे ही डॉल खरीदने के लिए आए होते हैं। तो यहाँ पर वो लड़की उन दोनों को ऐसा देखकर उसे लगता है कि वो दोनों कपल है। तो उन्हें बोलती है कि कपल के लिए लॉकेट में डिस्काउंट है। ये सुनकर मानन बोलती है कि ठीक है मैं कपल डिस्काउंट वाला लॉकेट खरीद दूंगा। ये सुनकर ताहो तो थोड़ा सा शौक हो जाती है लेकिन वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। और जैसे ही वो दोनों यहाँ से चली जाती है तो यहाँ पर मानन ताहो को उस लॉकेट से एक देती है, ये बोलकर कि मैं दो क्या करूंगा अपने पास। और अगले दिन में सायु क्लास में होती है तो वो टीचर से पूछती है कि अगर कोई स्टूडेंट महंगी चीज खरीद रही है तो स्कूल की तरफ से उसे सब्सिडी मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए। ये सुनकर और एक स्टूडेंट बोलती है कि मैं एक गरीब स्टूडेंट हूँ और मैं पिछले साल भी सब्सिडी लिया था, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं कि जिसने सब्सिडी लिया है उसके पास कोई महंगा चीज देखे। ये सुनकर सायु से बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये असल में देश का पैसा है, इसलिए ये पैसा उसे मिलना चाहिए जिसे मिलना जरूरी है। और अगले दिन में मानन अपने रूम में बैठकर वीडियो गेम खेल रही होती है और नॉनवे को समझ में नहीं आ रही होती कि वो क्या करेगा, इसलिए उस बारे में बात करने के लिए वो मानन के पास जाती है और कुछ बोलने वाला होती है। उससे पहले मानन उसे बोलती है कि अगर तुम सायु से ऐसे लड़ते रहोगे तो तुम उसे एक दिन खो दोगे। ये सुनकर नॉनवे तो हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि मैं सायु के बारे में बात करने वाली हूँ। तो मानन उसे बोलती है कि तुम दोनों की दोस्ती से पता चल गया था और उसे बोलती है कि तुम्हें सिर्फ सायु की बातों के ऊपर हाँ के ऊपर हाँ डालना है। ये सुनकर नॉनवे तो पहले एग्री नहीं करता लेकिन मानन उसे समझाती है तो वो एग्री कर लेती है। और अगली सुबह हमें नॉनवे के देखते हैं जहाँ पर वो सायु का इंतजार कर रही होती है और वो जैसे ही सायु आती है तो उसे बोलती है कि मैं तुमसे लिंडा के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर सायु तो उसे साफ साफ मना कर देती है, बोलती है कि मेरा सोच कभी भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर नॉनवे उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी बातों के ऊपर एग्री करती हूँ। ये सुनकर सायु को तो पहले बिलीव नहीं होता और उसे बोलती है कि तुम तो पहले एग्री नहीं करते
तो बोलकर उसके पास जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा सवाल करने लगती है। तो यहाँ पर नॉनवे और खुद को ज्यादा रोक नहीं पाता और बोलती है कि तुम बिल्कुल सही कर रही हो, मैं तुम्हारी बातों के ऊपर एग्री नहीं करता क्योंकि तुम्हारी सोच बहुत ही ज्यादा छोटी है। ये सुनकर सायु को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगती है। तो यहाँ पर नॉनवे को पूछती है क्या तुम सच में लगता है कि मेरी सोच सच में बहुत ही ज्यादा छोटी है। तो यहाँ पर नॉनवे हाँ बोल देती है। तो सायु यहाँ से बहुत ज्यादा गुस्से से चली जाती है और यहाँ पर नॉनवे को पछतावा होने लगती है कि वो सायु से ऐसी बात किया। और अगले दिन में हम नॉनवे का सारे टीम मेंबर को देखते हैं जहाँ पर कि वो एक जगह में बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर साउसान अपने कुछ साथ से कॉल मिलाने की कोशिश कर रही होती है और नॉनवे सायु को देख रही होती है और सायु नॉनवे को देख रही होती है और दोनों तो एक दूसरे को मारने काटने की नजर में देख रही होती है। और यहाँ पर ताहो उनको देखकर बोलती है कि क्यों ना तुम इतना टाइम से लड़ रहे हो, अभी तुम दोस्ती कर लो। ये सुनकर सायु गुस्से में बोलती है कि मेरा सोच तो कितना छोटा है और मैं क्यों उससे दोस्ती करूँ। ये सुनकर नॉनवे भी गुस्से में बोलती है कि मैं तो कितना बोरिंग हूँ तो मैं उसके साथ क्यों दोस्ती करूँ बोलकर वो तो लड़ने लगते हैं यहाँ पर। और इस टाइम पर साउसान का कॉल उनकी कोच से मिल जाती है तो सबको बात करने के लिए बुलाती है और यहाँ पर जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर उनका कोच तो पहले उनका तारीफ करने लगते हैं और उसके बाद उनकी खामियां दिखाने लगते हैं और उन्हें बताने लगते हैं कि तुम कैसे तुम्हारी खामियां को पूरी कर सकते हो। ये देखकर तो वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है उनकी खुद के ऊपर। और अगले दिन में सायु अपने रूम में बैठा हुआ होती है तो नॉनवे उसे मैसेज करती है और उसे बोलती है कि क्यों ना हम कुछ डिसीजन लेने से पहले एक बार लिंडा से मिल ले। और इस बात पर सायु एग्री हो जाती है और अगले दिन में वो दोनों लिंडा से मिलने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर लिंडा जैसे ही नॉनवे को देखती है उसके पास आती है क्योंकि नॉनवे ने उसे मदद मांगा होती है कि मैं भी स्केटिंग करना चाहती हूँ लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और यहाँ पर लिंडा नॉनवे को एक स्केटबोर्ड का फोटो दिखाती है और उसे बोलती है कि वो इतना भी अच्छा नहीं है लेकिन तुम पहली बार कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और उसके बाद वो उसी स्केटबोर्ड के बारे में वो नॉनवे को बताने लगता है। तो नॉनवे से पूछती है कि एक अच्छा स्केटबोर्ड कितने का आएगा। ये सुनकर लिंडा उसे बोलती है कि 4000 युआन। ये बात सुनकर वो दोनों तो हैरान हो जाती है। तो अभी सायु लिंडा के स्केटबोर्ड को देखती है और उसे पूछती है कि ये तो काफी एडवांस है। ये सुनकर लिंडा उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उन्हें बताती है कि मैं स्केटबोर्ड 1 साल बाद लेने वाला था लेकिन ये मुझे सेकेंड हैंड शो में बहुत ही ज्यादा अच्छे से मिला और मैंने उसे पूछा कि वो मेरे लिए 2 महीना रुकेगा और उसके बाद मैंने 2 महीना पार्ट टाइम जॉब कर ये खरीद लिया। ये बात सुनकर वो दोनों तो एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो अभी लिंडा की एक दोस्त उसे बुलाती है तो लिंडा यहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो दोनों बैठे हुए होते हैं। तो नॉनवे सायु से पूछती है कि तो तुमने डिसाइड किया क्या है। सुनकर सायु से बोलती है कि मुझे अभी पता चल गया कि उसे स्केटिंग कितना ज्यादा पसंद है लेकिन अगर हम उसे सब्सिडी फंड दे देंगे तो ये बाकी स्टूडेंट के साथ गलत होगा। ये सुनकर नॉनवे से बोलती है कि मैं तुम्हारी बातों के ऊपर एग्री करती हूँ। ये सुनकर सायु तो हैरान हो जाती है और उसे बोलती है कि क्या तुमने तुम्हारे डिसीजन बदल दिया है। तो नॉनवे से बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं मेरी डिसीजन के ऊपर कायम होना चाहती हूँ। तो यहाँ पर सायु कुछ भी नहीं बोलता है। तो नॉनवे उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए न्यू हेडफोन लेकर आ गया हूँ जो कि मैंने पिछली बार पानी में डालकर खराब कर दिया था। और उसे बोलती है कि वहाँ पर वाटरप्रूफ लिखा हुआ था इसलिए मैं चेक करने के लिए उसे पानी में डाल दिया। ये बात जैसे ही सायु सुनती है तो हंसने लगती है और यहाँ पर नॉनवे से बोलती है तुम हंस रही हो, इसका मतलब हम दोनों का लड़ाई खत्म हो गया है। ये सुनकर सायु अपने बालों के ऊपर हाथ फिराती है। तभी उसे लव का 4th नियम याद आ जाती है कि अगर तुम किसी लड़के को पसंद करती हो तो उसकी बातों के ऊपर तुम हंसोगे और उसकी सामने लड़कियों जैसा हरकत करोगी जैसे कि अपने बालों के ऊपर हाथ फिराना। ये बात जैसे ही सायु को याद आती है वो तो शौक हो जाती है। और अगले दिन में सारे स्टूडेंट टीचर के सामने बैठे हुए होते हैं ये डिसाइड करने के लिए किसे सब्सिडी मिलना चाहिए और किसे नहीं मिलना चाहिए। और उसके बाद वो सारे स्टूडेंट का लिस्ट देने लगते हैं और बात जाकर लिंडा के ऊपर अटक जाती है। तो यहाँ पर टीचर सबको पूछते हैं तो यहाँ पर नॉनवे बोलती है कि मेरा डिसीजन अभी भी नहीं बदला। ये सुनकर सायु बोलती है कि मेरा डिसीजन अभी भी नहीं बदला। ये सुनकर टीचर के पास और कोई रास्ता नहीं होता इसीलिए वो वोट करने के लिए बोलती है और यहाँ पर नॉनवे जीत जाती है और लिंडा को सब्सिडी मिल जाती है। और अगले दिन में हम नॉनवे और सायु और टियांजी को देखते हैं जहाँ पर वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ होती है और यहाँ पर नॉनवे एक लड़की को घूर रही होती है। जैसे ये सायु देखती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो नॉनवे को मारने लगती है। असल में यहाँ पर सायु को जलन हो रही होती है जिस बारे में उसे खुद भी पता नहीं होता। और उसके बाद सब डिबेट प्रैक्टिस करने के लिए डिबेट रूम में जाती है लेकिन नॉनवे जाकर सायु के साइड में बैठती है तो सायु उठकर जाकर अलग बैठ जाती है और मानन सबको चाय देने लगते हैं। तो यहाँ पर नॉनवे उसे पूछती है कि तुम ऐसे बूढ़े वाले हो भी कैसे पाल लिए। तो यहाँ पर मानन तो उसे बहुत ही बड़ा लेक्चर देती है और आखिरी में बोलती है कि चाय पीने से घुटने अच्छा रहते हैं। यह सुनकर सायु से बोलती है कि अगर तुम्हारे पास ऐसी कुछ दवाई है जिसमें से आंखों ठीक हो सकते हैं तो वो नॉनवे को दे दो। और उन दोनों का ऐसा लड़ाई देखकर ताहो टियांजी से पूछती है कि उन दोनों को फिर से क्या हुआ। तो यहाँ पर टियांजी उसे बता देती है कि नॉनवे लड़कियां देख रहा था इसलिए सायु जेलस है इसलिए वो दोनों लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर नॉनवे बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि वो सुंदर थी। ये वजह से ही सायु सुनती है वो तो यहाँ पर बुरी तरह से भड़क जाती है और यहाँ पर मानन नॉनवे को इशारा करती है। तो नॉनवे सायु को पूछती है कि क्या तुम जेलस हो। तो यहाँ पर सायु साफ साफ मना कर देती है। असल में सायु तो यहाँ पर बुरी तरह से जेलस होती है जिस बारे में उसे खुद भी पता नहीं होती। तो यहाँ पर ताहो उनकी लड़ाई देखकर बात घुमाने के लिए डिबेट के बारे में बात करने लगते हैं। तो यहाँ पर नॉनवे उसे कुछ दिन गैप देने के लिए बोलती है। ये वजह से ही सायु सुनती है तो फिर से भड़क जाती है नॉनवे के ऊपर। यहाँ पर नॉनवे बोलती है कि ऐसे भी सुंदर चीज किसे पसंद नहीं है, मेकअप के बाद भी मेकअप की पहले भी। ये वजह से ही सायु सुनती है उसे पूछती है कि तुम तो पहले बता रहे थे कि तुम्हें बिना मेकअप की लड़कियां पसंद है। ये सुनकर नॉनवे बोलती है कि उस टाइम पर सब के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था और वो दोनों लड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर मानन उन्हें रोकती है और बोलती है कि इस उम्र में मेकअप करना था कॉमन बात है। ये सुनकर सायु और टियांजी बोलती है कि हम तो मेकअप नहीं करते। तो यहाँ पर ताहो कुछ भी नहीं बोलता है। तो वो ताहो की पूछती है कि क्या तुमने मेकअप किया है। तो ताहो हाँ बोलती है और यहाँ पर टियांजी और सायु बोलती है कि हम तो
मेकअप नहीं करते। तो यहाँ पर नॉनवे खड़ा हो जाती है और सायु को पूछती है कि अगर तुम जिसी को पसंद करते हो उसका अटेंशन पाने के लिए क्या मेकअप नहीं करोगे। तो यहाँ पर सायु साफ साफ मना कर देती है। तो यहाँ पर नॉनवे बोलती है कि अगर मुझे कोई पसंद आ गया है तो मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा। और वो खड़ा हो जाती है और अपने जेब के ऊपर हाथ डाल लेती है और बोलती है कि मैं अपने जेब पर हाथ डालकर उसके आगे पीछे घूमूंगा। और वो सायु के पास जाती है और सायु को देखने लगती है और उसे बोलती है कि मैं उसे पूछूंगा, ये सुंदरी तुम कैसी हो। ये बात जैसे ही सायु सुनती है वो तो गुस्से में नॉनवे को देखती है और उसे बोलती है कि क्या तुम पागल हो। ये बात जैसे ही नॉनवे सुनती है वो तो गुस्से में आ जाती है और वो आकर अपनी सीट में बैठ जाती है। नॉनवे टेंडन के साथ डिनर कर रही होती है। तो यहाँ पर नॉनवे गलती से टेंडन को बता देती है कि मैं सायु को प्यार करती हूँ। और इस बात पर ताहो भी उसी जगह पर पहुंच जाती है और ये बात सुन लेती है। और जैसे ही वो सुनती है वो तो हैरान हो जाती है और वो जाकर टेंडन के साइड में बैठ जाती है और उसे दोबारा पूछने लगती है। तो यहाँ पर नॉनवे को उसे दोबारा बताने लगती है कि मैं सायु को प्यार करती हूँ। और इस टाइम पर ट्यांजी भी पहुंच जाती है और ये बात सुन लेती है। ये भी सुनकर वो तो हैरान हो जाती है और वो जाकर ताहो के साइड में बैठ जाती है। और वो तीनों नॉनवे को पूछती है क्या इस बारे में सायु को पता है। तो यहाँ पर नॉनवे मना कर देती है। तो यहाँ पर ट्यांजी उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और इस टाइम पर माना ना जाती है। तो नॉनवे से बोलती है कि क्या तुम एक साथ नहीं आ सकते थे। और इस टाइम पर सायु भी पहुंच जाती है और नॉनवे जैसे ही सायु को देखती हो तो हैरान हो जाती है। और यहाँ पर सायु बोलती है कि मैंने सुना कि तुम किसी को पसंद करती हो। एक बार जैसे ही नॉनवे सुनती हो तो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। और इस टाइम पर सारे मेंबर तो नॉनवे को देखने लगते हैं। और यहाँ पर नॉनवे बात घुमाने के लिए बोलती है कि मुझे रोलेक्स बहुत ज्यादा पसंद है, बोलकर वो बात को घुमा ही देती है। और उसके बाद सायु और ट्यांजी अपने डोम में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं जिसमें से दो अच्छे दोस्त बाद में जाकर कपल बन जाते हैं। तो यहाँ पर ट्यांजी सायु को बोलती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्ती खोने के डर से अपने फीलिंग्स उसे कभी बता ही नहीं पाता है। असल में यहाँ पर उसे नॉनवे के ऊपर इशारा था, लेकिन यहाँ पर सायु को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ट्यांजी बात घुमाने के लिए उसे एक मेकअप का सामान देती है, लेकिन सायु बोलती है कि मुझे तो मेकअप करना नहीं आता है। जैसे ही ताहो सुनती है उन दोनों को बताती है कि हमारे स्कूल में मेकअप क्लब भी है और कल उनका एक एक्टिविटी होने वाला है, अगर तुम चाहो तो उनकी एक्टिविटी तुम ज्वाइन कर सकते हो। और अगले दिन सायु और ट्यांजी उनकी मेकअप क्लब में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर सायु देखती है कि वहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा लड़कियां हैं। और उसके बाद वो जाकर वो दोनों बैठ जाती है। तो यहाँ पर ट्यांजी एक लड़की को पूछती है कि हमें कौन सिखाने वाला है। तो यहाँ पर एक लड़की बता देती है हमारी मेकअप क्लब की हेड, और उसे ये भी बता देती है कि उसकी 2 मिलियन फॉलोअर है। एक बार जैसे ही वो दोनों सुनते हो तो हैरान हो जाती है। और सायु ट्यांजी को बोलती है कि क्या सिर्फ वो इसी काम को करता है और कुछ काम करता नहीं। और इस टाइम पर उनकी मेकअप क्लब की हेड आ जाती है जो कि जिनान होती है। और यहाँ पर जैसे ही सायु जिनान को देखती हो तो हैरान हो जाती है। और यहाँ पर जिनान भी सायु को देखकर हैरान हो जाती है। और यहाँ पर सायु तो जाने लगती है। तो जिनान उसे फिर से बोलती है कि क्या तुम शुरू करने से पहले ही हार मान रही हो। एक बार जैसे ही सायु सुनती हो तो और भी ज्यादा भड़क जाती है और वो आकर वापस बैठ जाती है। और यहाँ पर जिनान मेकअप कैसे करते हैं उसके बारे में बताने लगते हैं और बीच बीच में वो सायु को गुस्सा भी दिला रही होती है। और उसके बाद जिनान आईब्रो कैसे शेव करते हैं इस बारे में बताने लगते हैं। और यहाँ पर वो देखती है कि सायु सही से कर नहीं पा रही होती है तो सायु के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम पहली बार कर रही हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और जिनान सायु को जोर से चिमटी कर देती है। ये देखो सायु तो भड़क जाती है। तो यहाँ पर जिनान से बोलती है कि तुम छोटी बच्ची नहीं हो। और इसके बाद सायु खुद का मेकअप करने लगते हैं। जैसे ही मेकअप खत्म होती है जिनान सायु को देखती है वो तो हंसने लगती है। और यहाँ पर सायु जैसे ही खुद को देखती है वो तो और भी ज्यादा भड़क जाती है जिनान के ऊपर। उसे बोलती है कि तुम मेरी टीचर हो और तुम ऐसे ही स्टूडेंट का मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि यहाँ पर सायु का मेकअप बहुत ही ज्यादा फनी लग रही होती है। और इसके बाद ट्यांजी उसे कुछ भी समझाकर वापस लेकर आ रही होती है। और इस टाइम पर नॉनवे पहुंच जाती है और सायु के पास जाकर बोलती है कि चलो हम खाने पर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर सायु उसे मना कर देती है और उसे बहाने देने लगती है। लेकिन नॉनवे उसके हाथ पकड़ती है और तो यहाँ पर उसे पता चल जाती है कि सायु का मेकअप के बारे में। और यहाँ पर नॉनवे सायु को बोलती है कि तुम नेचुरली बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो, बोलकर वो यहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर सायु उसे पीटने के लिए पीछे पीछे भागने लगती है। और अगले दिन क्वीन सायु और ट्यांजी को बोलती है कि अगर तुम्हें मेकअप भी करना था तो मुझे क्यों नहीं बोले, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे से मेकअप आती है, बोलकर उन दोनों को मेकअप कैसे करते हैं इसके बारे में बताने लगते हैं। और वो फैन फैन को भी उन्हें ज्वाइन करने के लिए बोलती है। तो फैन फैन उन्हें साफ साफ मना कर देती है। तो सायु से पूछती है कि तुम कर क्या रही हो। तो यहाँ पर फैन फैन वो बताती है कि मिस्टर ली ने मुझे फॉरेन एक्सचेंज सेमिनार में फीस देने के लिए बोला है, इसलिए मैं इसका प्रैक्टिस कर रही हूँ। और अगले दिन में फैन फैन स्टेज के ऊपर खड़ा होकर प्रैक्टिस कर रही होती है। तो मिस्टर ली उसके पास आती है और उसे पूछती है कि कैसे चल रही है प्रिपरेशन। तो फैन फैन उसे बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर मिस्टर ली उसे बोलती है कि तुम अच्छे से रिप्रेजेंट करो अपनी यूनिवर्सिटी को और तुम उस दिन थोड़ा सा एनर्जेटिक लगना है। ये सुनकर तो फैन फैन कुछ भी समझ में नहीं पा रही होती है। तो मिस्टर ली से बोलती है कि तुम उस दिन थोड़ा सा मेकअप कर लेना। ये सुनकर फैन फैन चुप हो जाती है और कुछ बोलता नहीं है। तो मिस्टर ली से पूछती है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो फैन फैन उसे मना कर देती है। और उसके बाद वो अपने रूम में बैठा हुआ होती है और वो कैसे मेकअप करते हैं इस बारे में वो वीडियो देख रही होती है। और इस टाइम पर ताहो आ जाती है तो सारी वीडियो बंद कर देती है। और उसके बाद फैन फैन जाकर ढेर सारा मेकअप की सामान खरीद कर लेकर आ जाती है, क्योंकि उसे मेकअप के बारे में अपने दोस्तों से बात करने में शर्म आ रही होती है। और दूसरी तरफ डिबेट रूम में सारी मेंबर बैठे हुए होते हैं। तो नॉनवे बोलती है कि आज प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर उसकी बात पर सारी मेंबर एग्री करते हैं। और जैसे ही सब जाने वाले होते हैं तो सचमिना को रुकती है और बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं खुद से क्या बोलूंगा। तो यहाँ पर ताहो बोलती है कि क्यों ना हम आपस में ही डिबेट करें। और उसका टॉपिक होगा कि एक लड़की को अपने बॉयफ्रेंड के लिए मेकअप करना चाहिए, खुद के लिए मेकअप करना चाहिए। ये सुनकर नॉनवे बोलती है कि उसकी बॉयफ्रेंड के लिए मेकअप करना चाहिए। ये वजह से सायु सुनती हो तो भड़क जाती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। और उन दोनों में बेट लग जाती है कि जो भी इस डिबेट को हारेगा उसकी मेकअप किया जाएगा और उसकी वीडियो भी बना जाएगा। वजह से नॉनवे सुनती हो बोलती है कि मैं उस वीडियो को लाइक भी करूंगा। और अगले दिन में सायु अपने रूम में होती है तो ट्यांजी से पूछती है कि इनमें से कौन सा लिपस्टिक मेरे ऊपर अच्छा लगेगा।
तो टेंजी से पूछती है कि तुम कहाँ पर जाने वाले हो। तो साहिब बताती है कि नॉन एस्टिमेटिक क्लास की मदद करने के लिए स्टार की फोटो खींचने वाली है और वो मुझे भी बुलाया है, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए जाऊंगा। ये सुनकर क्वीन उसे पूछती है क्या वो तुम्हें कोई रोमांटिक डेट पर लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर साहिब उसे मना कर देती है और यहाँ पर टेंजी उसे एक लिपस्टिक बताती है, लेकिन साहिब उसे मना कर देती है और दूसरा बताती है तो साहिब फिर भी उसे मना कर देती है। तो टेंजी उसे बोलती है कि नॉनबे को लाइटर लिपस्टिक पसंद है। बाद जैसे ही साहिब सुनती है फटाक से वही लिपस्टिक लगा लेती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉनबे और साहिब एक साथ बैठे हुए होते हैं। तो साहिब नॉनबे को बोलती है कि मेरी तरह देखो क्या तुम्हें मुझे कुछ अलग लग रहा है। तो यहाँ पर नॉनबे साहिब की तरह देखती है लेकिन उसे कुछ भी अलग से नहीं लग रहा है। तो साहिब उसे बता देती है कि मैंने लाइटर लिपस्टिक लगाया है और यहाँ पर नॉनबे जैसे ही साहिब की फेस को देखती है उसकी फेस को देखता ही रह जाती है और वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो बात घुमाने के लिए उसे पूछती है क्या तुम चाय पियोगे, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो दोनों चाय पकड़कर बैठे हुए होते हैं। तो साहिब तारा को देखकर बोलती है कि कितना अच्छा लग रहा है और यहाँ पर नॉनबे जैसे ही साहिब को देखती है उसे तो देखती ही रह जाती है और बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बुलाया है। और यहाँ पर साहिब नॉनबे की तरह देखती है और उसे बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो यहाँ पर नॉनबे बात घुमाने के लिए अपने जैकेट निकालती है और साहिब के ऊपर उड़ा देती है और बोलती है कि कितना ठंड लग रहा है। और अगले दिन में साहिब जैसे ही अपने डॉम में जाती है तो देखती है कि क्वीन और ताहो और फैन के लैपटॉप को देख रही होती है। तो उन्हें पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो दोनों बता देती है कि फैन मेकअप करने का वीडियो देख रहा था और वो मेकअप करने का सामान भी लेकर आया होती है और उन्हें ये पता होती है कि फैन को मेकअप करना नहीं आता। और अगली सुबह फैन अपने काम कर रही होती है तो वो अपने दोस्त को देखती है जो कि आज बिल्कुल शांत होते हैं और कुछ समय के बाद उसे कुछ अजीब सा लगती है। जैसे वो पीछे घूमती है तो देखती है कि उसकी सारे दोस्त उसे देख रहे होते हैं। तो उसके सारे दोस्त उसे बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम आज स्पीच देने वाले हो, इसलिए तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे बहुत ही अच्छे से मेकअप कर लेंगे। और इस बात पर वो भी एग्री कर लेती है। यहाँ पर शासन उन दोनों को समझा रही होती है कि कंपटीशन पहले बाद में दोस्ती। और इस टाइम पर वो तीनों आ जाती है और यहाँ पर जैसे ही नॉनबे चाय को देखती है उसे तो देखती ही रह जाती है और यहाँ पर मानना जैसे ही ताहो को देखती है उसे तो देखती ही रह जाती है। और उसके बाद वो तीनों आ जाती है और उन दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें फैन दिखा देते हैं जहाँ पर की वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होकर स्टेज के ऊपर आती है और स्पीच देती है और उसका स्पीच सबको अच्छा भी लगती है। और दूसरी तरफ हमें पता चलती है कि नॉनबे का टीम हार गया होती है, इसीलिए यहाँ पर साहिब जैसे ही नॉनबे का मेकअप करने के लिए जाती है तो नॉनबे से रुकती है और बोलती है कि तुम ऐसे भी बिना मेकअप के अच्छे लगते हो। ये सुनकर साहिब से बोलती है कि फिर भी तुम बच नहीं सकते, बोलकर उनका मेकअप कर देती है। और उसके बाद जैसे ही वो वीडियो बना रही होती है तो यहाँ पर नॉनबे और मानन सनम की वजह से छुप रही होती है, लेकिन ताहो उनकी फिर भी वीडियो बनाने लगती है। और उसके बाद टेंजी साहिब को लेकर एक क्लास में जाती है क्योंकि वो एंजी वहीं पर होती है और यहीं पर टीचर उन्हें बताती है कि अगर तुम्हें कोई न्यू साल में विश करने के साथ साथ एक एप्पल देती है इसका मतलब वो तुम्हें डेट करना चाहता है। और उसके बाद वो दोनों जा रही होती है तो टेंजी साहिब को बोलती है कि सबसे तुम्हारी किस्मत में प्यार लिखा हुआ है, एक लड़का तुम्हें पसंद करती है वो अपने दिल की बात तुम्हें बताएगा। ये सुनकर साहिब उसे बोलती है कि चुप कर फर्जी ज्योतिष, बोलकर जैसे ही आगे जाती है तो खुद ही उसे पूछती है कि वो कौन है। तो टेंजी उसे एक शॉप दिखाती है और उसी शॉप से नॉनबे एक सेब लेकर बाहर आती है और वो उसी सेब को देख रही होती है। और यहाँ पर साहिब को ऐसा लगती है कि नॉनबे उसके लिए इसी सेब को लेकर आया होती है, लेकिन यहाँ पर नॉनबे तो उसी सेब को खा लेती है। और ये बात जैसे ही साहिब देखती है तो चौंक जाती है और यहाँ पर टेंजी को बहुत ज्यादा गुस्से से देखती है और उसे बोलती है कि चलो हम डिबेट रूम में जाती है और यहीं पर डिबेट प्रैक्टिस करेंगे, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और नॉनबे भी यहीं से चली जाता है। और साहिब जैसे ही डिबेट रूम में जाती है देखती है कि उसकी सीट के सामने एक एप्पल है। ये देखकर वो तो शॉक हो जाती है और यहाँ पर टेंजी उसे बोलती है कि ये नॉनबे ने रखा है, वो अपना फीलिंग्स छुपा रहा है। और इस टाइम पर ताहो टेंजी को एक एप्पल दे देती है। ये देखकर तो साहिब का तो दिमाग ही खराब हो जाती है और उसके बाद वो जाकर बैठ जाती है। और इस टाइम पर मानन आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें इतना सारा एप्पल कहाँ से मिला। ये सुनकर ताहो बताती है कि मेरी जूनियर ने मुझे दी है। ये सुनकर मानन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इस टाइम पर नॉनबे आ जाती है और वो अपने सीट में बैठकर जैसे एप्पल को पकड़ती है तो टेंजी उसे पूछती है कि तुम्हें पता है ना न्यू ईयर में एप्पल देने का मतलब क्या है। तो नॉनबे हाँ बोलती है और बोलती है कि बेस्ट विशेष देना। ये सुनकर तो और टेंजी कुछ भी बोलता नहीं है। और इस टाइम पर शासन ढेर सारा एप्पल लेकर आ जाती है और सबको देने लगती है। तो पूछती है कि आपको इतना सारा एप्पल कहाँ से मिला। तो यहाँ पर शासन बताती है कि स्टाफ मेंबर को मिले और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग के बारे में पूछती है तो बात को टालने लगते हैं। और यहाँ पर ताऊ बोलती है कि क्यों ना आज रात हम डिनर करने के लिए चले। तो यहाँ पर शासन सबको मना कर देती है और बोलती है कि मेरा कुछ काम है तो मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम ही चले जाओ। और इस टाइम पर ताऊ टेबल चेक कर बताती है कि सारी टेबल ऑलरेडी बुक हो चुकी है, कोई भी टेबल फांका नहीं है। ऐसे उनको टेंजी बोलती है कि क्यों ना हम आतशबाजी देखने के लिए चले और इस बात पर सारी मेंबर एग्री हो जाती है। और यहाँ पर सेव नॉनबे को पूछती है कि क्यों ना हम ही कुछ आतशबाजी खरीदे और नॉनबे को चलने के लिए बोलती है। तो नॉनबे से सॉरी बोल देती है और बोलती है कि मेरा कुछ काम है तो मैं नहीं जा पाऊंगा, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद सेव जैसे ही अपने डॉम में जाती है देखती है कि उसके लिए बहुत सारा फ्रूट रखा हुआ होती है। ये देखकर वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसे लगता है कि ये नॉनबे लेकर आया है, बोलकर वो जाकर अंदर सेब ढूंढने लगती है, लेकिन सेब तो अंदर नहीं मिलता। ये देखकर सेव तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और उसके बाद वो जा रही होती है तो नॉनबे को कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो नॉनबे बोलती है कि मैं बिजी हूँ, बोलकर वो कॉल काट देती है। और नॉनबे एक सेब की ठेले के सामने खड़ा हुआ होती है। तभी हमें कुछ टाइम पहले की एक सीन दिखा देते हैं जहाँ पर कि नॉनबे जैसे अपने रूम में जाती है तो टैन उसे एक सेब देती है और उसे बोलती है कि तुम ये ले जाकर सेव को दे दो। तो यहाँ पर नॉनबे उसे मना कर देती है और बोलती है कि उसकी देने का इंतजार कर रही हूँ। ये बोलकर जाकर अपने सीट में बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। और उसके बाद वो एक स्टोर में जाती है सेब खरीदने के लिए। तभी वो देखती है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही सेब रखा हुआ होती है और जैसे उसे लेने वाला होती है तो उसके हाथ के ऊपर इंजी हाथ रख देती है, लेकिन नॉनबे उसे छीन कर लेकर आ जाती है। तो इंजी यहाँ से चली जाती है। तभी उसे पता चलती है कि वो सेब थोड़ा सा सड़ गया है, इसीलिए स्टोर की ओनर उस सेब को काट देती है। और उसके बाद में बाहर आ जाती है और उसी सेब को देखने
लगती है और वो वही सीन होती है जहाँ पर की सायु और टेंजी उसे देख रही होती है और यहाँ पर सायु को ऐसा लग रही होती है कि नॉनबे ने उसे वो सेब देने वाला है, लेकिन यहाँ पर नॉनबे उस सेब को खा लेती है और यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद नॉनबे सायु को एप्पल देने के लिए एक टोकरी में बहुत सारे फ्रूट लेकर आती है और उनमें से एप्पल भी होती है। और उसके बाद उसकी एक दोस्त उसे कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है, तो उस टोकरी को अपने डॉम में छोड़कर वो यहाँ से चली जाती है। और इस टाइम पर मेंगवान रनिंग करते हुए अपने रूम में आती है तो देखती है कि वहाँ पर एप्पल है, तो वो निकलती है और खा लेती है और वो जैसे टोकरी पहले था ऐसे कर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद नॉनबे आती है और उस टोकरी को लेकर लड़कियों के डॉम के सामने आ जाती है और बाहर एक म्यूजिक प्लेयर में सायरन बजा देती है, तो लड़कियों का डॉम का दिन बाहर आ जाती है और नॉनबे छुपके से सायु के रूम में चली जाती है। और उसके बाद वो सायु की डेस्क के ऊपर वही फ्रूट रख देती है और सोचती है कि जैसे ही ये सायु खुलेगा और अंदर से एप्पल से मिलेगा वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। और वो कुछ सोचने लगती है और वो सोचती है कि क्यों ना मैं एप्पल को ऊपर ही रख देती हूँ बोलकर जैसे अंदर देखती है तो दिखती है कि वहाँ पर एप्पल नहीं है। ये देखकर नॉनबे तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और जैसे ही वापस एप्पल लेने के लिए जा रही होती है तो वो पकड़ा जाती है और उसके बाद उनकी टीम नॉनबे को यहाँ से निकाल देती है। तभी हमें पहले की सीन दिखा जाता है जहाँ पर की सायु नॉनबे को कॉल करते हुए पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन नॉनबे बिजी हूँ बोलकर वो कॉल काट देती है। असल में नॉनबे एक सेब के ठेले के सामने खड़ा हुआ होती है और देखते देखते उस सेब के ठेले में बहुत ज्यादा लोग आ जाती है और यहाँ पर नॉनबे देखते देखते सारी सेब खत्म हो जाती है। तो नॉनबे उस आदमी को पूछती है कि और सेब कहाँ पर मिलेगा, तो आदमी बता देते हैं कि वहाँ पर एक बगीचा है। सुनकर नॉनबे उसकी साइकिल लेकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होती है कि उसकी साइकिल में ब्रेक नहीं है और इस वजह से वो नीचे गिर जाती है। इस टाइम पर उसी रास्ते में एक स्कूटी वाला जा रही होती है और नॉनबे जैसे उसे देखती है उसे तो बहुत ज्यादा शर्म आने लगती है, लेकिन स्कूटी वाला उसे कुछ बोलता नहीं और यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद नॉनबे वही टूटी फूटी साइकिल लेकर जा रही होती है तो उसकी नजर में एक बगीचा आ जाती है। जैसे अंदर जाती है और चारों तरह से लोग को बुलाने लगती है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता और उसकी नजर एक सेब में जाती है तो जाकर वो ढेर सारा सेब लेने लगती है और यहीं पर वो पैसे भी रख देती है। और जैसे ही बाहर आती है तो गार्डन का ओनर आ जाती है और उसके साथ एक कुत्ता भी होती है और ये यहाँ पर नॉनबे से कुछ बोलने वाला होती है, लेकिन गार्डन का ओनर उस कुत्ते को नॉनबे को पकड़ने के लिए बोलती है तो उस कुत्ते नॉनबे के पीछे भागने लगती है और यहाँ पर नॉनबे बहुत ज्यादा डर जाती है और वो यहाँ से भागने लगती है और वो भागते हुए जाकर एक टैक्सी के अंदर बैठ जाती है और उसे यहाँ से चलने के लिए बोलती है। और यहाँ पर नॉनबे को पता चल जाती है कि उसके पास पैसे भी नहीं है और उसका फोन भी नहीं है, तो यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर को भी पता चल जाती है कि इसके पास पैसे नहीं है, तो उसे बोलती है कि क्यों ना तुम तुम्हारी सेब मुझे दे दो तो मैं तुम्हें रोड तक छोड़ दूंगा। और इस बात पर नॉनबे एग्री भी कर लेती है और उसके बाद उस टैक्सी ड्राइवर उसे लेकर रोड के साइड में छोड़कर वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन नॉनबे एक सेब छुपा लिया होती है साई को देने के लिए। और उसके बाद नॉनबे जैसे ही जा रही होती है तो देखती है एक छोटा बच्चा रो रही होती है, तो उसके पास जाती है और उसे चुप कराने लगती है और उसी सेब को उसे दे देती है। और जैसे ही वो दोनों जा रही होती है तो उस छोटे बच्चे का माँ आती है और उसे लेकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन नॉनबे तो बहुत ज्यादा थक गया होती है इसलिए वो कुछ समय बैठती है और यहीं से वो लेट जाती है। और दूसरी तरफ टेंजी ढेर सारा पटाखा लेकर अपने सारी दोस्त के पास आ जाती है। जैसे उसकी सारी दोस्त पटाखा को देखते हैं वो तो बहुत ज्यादा खुश जाती है और इस टाइम पर नॉनबे भी आ जाती है। जैसे ही सारी मेंबर उसे देखते हैं वो तो हैरान हो जाती है और यहाँ पर माना नॉनबे को पूछती है कि क्या तुम कहीं से मजदूरी कर आ रहे हो। ये सुनकर नॉनबे से और कुछ बोलता नहीं और पटाखे फोड़ने के बारे में बात करने लगती है। जैसे ही जाकर पटाखे फोड़ने वाले होती है तो इस टाइम पर एक ऑफिसर आ जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि देव गुस्से में जा रही होती है और बोल रही होती है कि ये न्यू ईयर मेरी सबसे बुरी न्यू ईयर है, मैंने काम भी किया और ऊपर से मुझे डांट भी सुनने के लिए मिला। और यहाँ पर नॉनबे उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सेव गुस्से में बोलती है कि यहाँ पर तो एक म्यूजिकल फाउंटेन था। ये सुनकर नॉनबे बोलती है कि हम उसी के बीच में ही खड़े हुए हैं और इस टाइम पर चारों तरह से पानी निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर सायु बोलती है कि ये मेरे सबसे बुरी न्यू ईयर है। ये सुनकर नॉनबे बोलती है कि तो हम इस फटाके का काम क्या करेंगे बोलकर वो चारों तरह से फटाका को फेंकने लगते हैं। जैसे ही वो बीच में हाथ डालती है तो अंदर से एक सेब निकलने लगती है और इस टाइम पर सायु भी पीछे घूम जाती है और जैसे ही वो सेब को देखती है वो तो शॉक हो जाती है। तो अभी हमें पता चलती है कि टेंजी गलती से उसी सेब को यहीं पर रख लिया था। तो यहाँ पर सायु नॉनबे को बोलती है कि तुम्हें पता तो है ना न्यू ईयर में सेब देने का मतलब क्या है, और उसे पूछती है कि क्या मैं वही समझू। तो यहाँ पर नॉनबे थोड़ा सा हिम्मत कर हाँ बोल देती है और उसी सेब को सायु को दे देती है और यहाँ पर सायु शर्मा ही जाती है और नॉनबे सायु को बोलती है कि क्या मैं तुम्हें प्रपोज कर सकती हूँ बोलकर जैसे उसे किस करने वाला होती है तो दूर से टेंजी बोलती है कि वहाँ पर वो दोनों खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जैसे ये बात है वो दोनों सुनते वो दोनों तो साइड हो जाती है। तो अभी देखते हैं कि वो तीनों उन्हें ही देख रही होती है। तो टेंजी उन्हें पूछती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर सायु बोलती है कि नॉनबे ने मुझे गलती से यहाँ पर लेकर आ गया, पानी रुक जाओ हम बाहर निकल कर आते हैं। ये बात जैसे मानन सुनती है मानन उन्हें रोक देती है, बताओ का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि वहीं पर चलते हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं बोलकर वो भी अंदर चली जाती है और वो सब मस्ती करने लगते हैं। और अगले सुबह वो सब अपने क्लास में बैठे हुए होते तो डायरेक्टर ले आकर सबको बताती है कि तुम जल्दी ही अपना सब्जेक्ट चूज कर उसे सबमिट कर दो और वही तुम्हारी फ्यूचर डिसाइड करेगा। ये बोलकर वो तो यहाँ से चली जाती है और नॉनबे सायु और टेंजी के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम क्या बनने वाली हो। ऐसे सुनकर टेंजी बोलती है कि मैं तो एक फेमस कार्टूनिस्ट बनने वाली हूँ। और वो सायु को पूछती है तो सायु बोलती है कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ने वाली हूँ। और यहाँ पर सायु नॉनबे को पूछती है कि तुम क्या बनने वाली हो। तो यहाँ पर नॉनबे लॉयर बोलती है। बस जैसे ही वो दोनों सुनते हो तो हंसने लगते हैं और नॉनबे और सायु जा रही होती है तो सायु नॉनबे को पूछती है कि क्या ये एक डेट है। तो नॉनबे हाँ बोलती है। बस जैसे ही सायु सुनती हो तो शर्मा जाती है और वो नॉनबे को पूछती है कि तुम्हें मुझ में क्या क्या पसंद है। ये सुनकर नॉनबे से बोलती है कि तुम सुंदर हो, प्यारी हो और तुम्हें चिढ़ाना भी मुझे अच्छा लगती है और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना भी मुझे अच्छा लगती है। ये सुनकर सायु तो शर्मा जाती है और यहाँ से भाग जाती है और नॉनबे उसके पीछे पीछे जाती है तो सायु उसकी हाथ पकड़ती है और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद वो दोनों बैठे हुए होते हैं तो नॉनबे बोलती है कि क्यों ना हम दोनों के बारे में हम सबको बता दे। ये सुनकर सायु से रुकती है और बोलती है कि अगर बाद में जाकर हम दोनों में लड़ाई हो जाएगी तो इसका इफेक्ट हमारे टीम के ऊपर पड़ेगा, इसलिए जब तक कंपटीशन खत्म ना हो जाए इस बार में हम किसी को नहीं बताएंगे। ये बात सुनकर
नॉनवे थोड़ा सा नाराज हो जाती है। तो सायु से बोलती है कि ठीक है, मैं उस दिन तक तुमसे गुस्सा नहीं होऊंगा। ये बात जैसे ही नॉनवे सुनती है वो तो खुश हो जाती है और वो सायु को बोलती है कि क्यों ना हम एक दूसरे के लिए नाम चूज करें। ये सुनकर सायु से नाम चूज करने के लिए बोलती है। ये सुनकर नॉनवे बोलती है कि पागल प्रेमी दो दीवाने। ये सुनकर सायु तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे जैसे ही घुरती है तो नॉनवे चुप हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आ रही होती है। तो सायु देखती है कि सामने से ताहो आ रही होती है। ये देखकर वो नॉनवे का हाथ मोड़ देती है और उसके साथ लड़ने लगती है। ये देखकर ताहो भागते हुए उन दोनों के पास जाती है और उन्हें अलग करती है। और यहाँ पर नॉनवे उधर चली जाती है और सायु भी इधर चली जाती है और ताहो तो उन दोनों को देख रही होती है। और यहाँ पर सायु अपने डोम में आकर नॉनवे को मैसेज करती है कि तुमने आज बहुत अच्छा एक्टिंग किया, इसलिए कल तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। तभी उसकी माँ उसे कॉल करती है और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारी मैसेज देखा, तुम्हें फाइनेंस लेना चाहिए। ये सुनकर सायु से बोलती है कि मैं फाइनेंस नहीं, मैं बिजनेस मैनेजमेंट लूंगा। और इस बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो सायु को बोलती है कि ठीक, तुम घर आ जाओ और हम इस बारे में बात करेंगे। तभी नॉनवे उसे मैसेज करती है कि मुझे कल क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये देखो तो सायु भड़क जाती है और उसे बोलती है कि कल तुम्हें कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और अगले दिन डायरेक्टर एंजी और जिनान को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दे रही होती है और वो जिनान को बोलती है कि तुम्हारे लिए एक यूनिवर्सिटी से ऑफर आया है बोलकर उसे फॉर्म दे देती है। तो यहाँ पर एंजी देखती है कि जिनान बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। तो वो डायरेक्टर को बोलती है कि वो अपने पेरेंट्स से बात कर आपको जनाएंगा और इस बात पर डायरेक्टर मान जाती है। और उसके बाद दोनों जैसे जा रही होती है तो जिनान बोलती है कि मेरी एक सीनियर ने एक इंटरनेट स्टार्टअप किया है और वो मुझे इन्वाइट किया है कि उसके साथ बिजनेस करने के लिए। ये सुनकर एंजी से बोलते हैं कि अगर तुम्हें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम इस बारे में तुम्हारी फैमिली से बात कर सकते हो। तभी उसका नजर साइड में जाती है तो देखती है कि टेंजी बहुत ज्यादा मायूस होकर वापस आ रही होती है। और उसके बाद हम जिनान को देखते हैं जहाँ पर कि वो इस बारे में अपनी फैमिली को बता देती है। तो उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम जो भी करो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद इधर सायु देखती है कि टेंजी का मूड खराब है तो उसे पूछती है कि क्या हुआ। तो टेंजी बता देती है कि मेरे पापा मेरी कार्टूनिस्ट बनने का खिलाफ है। ये सुनकर सायु से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम तुम्हारे पापा का लाडले हो, वो तुम्हारी बात जरूर मान जाएंगे। ये सुनकर टेंजी से पूछती है कि क्या तुमने मेरे साथ टिकट किया है। तो यहाँ पर सायु बोलती है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन वो नहीं होना चाहिए। ये बोलकर वो दोनों जिनान को घूरने लगते हैं। और उसके बाद सारे डिबेट मेंबर को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो अपना पुराना कुसर से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर पुराना कुसर उन्हें कुछ बुक रिकमेंड करते हैं इस छुट्टियों में पढ़ने के लिए। और उसके बाद नॉनवे और सायु लाइब्रेरी में होती है क्योंकि कुछ बुक ऐसी होती है जो कि बाहर नहीं लिया जा सकता है। और दोनों जैसे ही बात कर रही होती है वो सुनते हैं कि वहीं पर मानन और ताहो आ रही होती है। और जैसे ये बात सायु सुनती है वो नॉनवे को लेकर साइड में छुप जाती है। और यहाँ पर मानन और ताहो आकर बिल्कुल वही बुक को लेकर जाकर पढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर नॉनवे बोलती है कि क्या हम लाइब्रेरी में बुक भी नहीं पढ़ सकते। ये सुनकर सायु उसे माफी मांगती है और उसके बाद वो दोनों यहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद वो दोनों जा रही होती है तो नॉनवे बोलती है कि आज मानन कुछ अजीब सा लग रहा था। ये सुनकर सायु से पूछती है कि क्या वो हम दोनों को देख लिया। तो नॉनवे उसे मना करती है और उसे बोलती है कि तुम तुम्हारी ट्रेन का टिकट मुझे भेज देना ताकि मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट ट्रेन का टिकट ला सकूंगी क्योंकि हम दोनों बहुत टाइम तक एक दूसरे से नहीं मिल सकते। तभी उसका नजर सावधान की तरह जाती है तो वो सायु को लेकर एक पेड़ के नीचे छुप जाती है। और यहाँ पर सायु को ऐसा लग रही होती है कि नॉनवे उसे किस करने वाला है लेकिन सायु देखती है कि नॉनवे तो सावधान को देख रही होती है। ये देखकर सायु तो नॉनवे के ऊपर भड़क जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। नॉनवे ढेर सारा स्नैक्स ले जाकर सायु को देती है और उसे बोलती है कि मैं इस छुट्टियों के लिए तुम्हारे लिए 3 रूल बने। पहला रूल ये है कि तुम मुझे हर रोज कॉल करोगी और सोने से पहले चांद को देखोगे ताकि तुम्हें मेरी याद आए। और तुम जब भी घर से निकलोगे तुम मुझे कॉल करोगे। ये सुनकर सायु बोलती है कि जब मेरे पापा मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए आए थे तो वो बिल्कुल यही बोले थे। तो अभी टेंजी आ जाती है तो नॉनवे उसे भी स्नैक्स देती है और उसे बोलती है कि तुम सायु के स्नैक्स मत खाना बोलकर उन्हें बाइक कर यहाँ से चली जाती है। और दोनों जैसे ही जा रही होती है तो उनका मुलाकात फिर से जिनान से हो जाती है। जैसे ही वो दोनों जिनान को देखते हैं उनका तो मूड ही खराब हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों पहुंच जाती है और अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रही होती है। और इस टाइम पर टेंजी का पापा आती है तो टेंजी भागते हुए जाकर अपने पापा को गले लगा लेती है। यहाँ पर टेंजी का पापा उन दोनों को बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हें भी ड्रॉप कर दूं। तो वो दोनों मना कर देते हैं। तो यहाँ पर टेंजी का पापा टेंजी को लेकर चली जाती है और वो दोनों अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रही होती है। तो जिनान की मम जिनान को मैसेज करती है कि तुम टैक्सी लेकर आ जाओ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। इस टाइम पर सायु की मम आ जाती है तो सायु भागते हुए जाकर अपने मम को गले लगा लेती है। और यहाँ पर सायु की मम जिनान को पूछती है कि क्या तुम्हारी मम नहीं है। तो जिनान बताती है कि मेरी मम थोड़ा सा बिजी है इसलिए मुझे लेने के लिए नहीं आ सकते। ये सुनकर सायु की मम सायु को बोलती है कि तो मैं तुम्हें लिफ्ट देती हूँ बोलकर उसे अंदर ले जाती है। और सायु को बोलती है कि तुम जिनान और तुम्हारी लगेज अंदर रख लो। ये सुनकर सायु को तो गुस्सा आती है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। और उसके बाद दोनों जा रही होती है तो फिर से यहाँ पर सायु की सब्जेक्ट को लेकर बहस हो जाती है। तो सायु की माँ सायु को बोलती है कि तुम जिनान से कुछ नहीं क्यों सीखते, वो अपने मम्मी को कभी परेशान नहीं करती, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितना इंतजार किया। ये सुनकर सायु से बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ही मुझसे परेशान हो जाएंगे। ये सुनकर सायु की माँ उसे चुप करा देती है। और यहाँ पर नॉनवे जैसे अपने घर आती है तो उसकी माँ उसकी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगती है। लेकिन कुछ टाइम बीत जाने के बाद उसकी मम्मी पहले जैसा हो जाती है और दूसरी तरफ सायु की बिल्कुल ऐसी ही हालत होती है। और उसके बाद टेंजी सायु से मिलने के लिए आती है। तो जैसे ही सायु की मम टेंजी को देखती है उसे भी खाने के लिए बुलाती है। और यहाँ पर तीनों बैठे हुए होते हैं तो सायु की मम देखती है कि टेंजी बहुत ज्यादा उदास है तो उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो टेंजी बताती है कि मेरी पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं एडिटिंग लूं लेकिन मुझे पेंटिंग पसंद है। इतना ही सुना था सायु की मम को तो टेंजी के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें तुम्हारी पेरेंट्स के सुनना चाहिए, वो हमेशा तुम्हारी अच्छे ही चाहते हैं। ये सुनकर सायु अपने मम को रोकती है और उन्हें बोलती है कि आप टेंजी को डांट क्यों रही है। तो सायु की मम उसे बोलती है कि टेंजी कोई पराया नहीं है और बात घूमकर फिर से सायु के सब्जेक्ट के ऊपर आ जाती है। तो सायु की मम उसे बोलती है कि मैंने चेक किया था कि बिजनेस में ग्रेजुएट होने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलता। ये सुनकर सायु बोलती है कि मैं अपना यूनिवर्सिटी में टॉप 3 में आती हूँ, अगर नौकरी रिकमेंड किया जाएंगे तो मैं भी नहीं बोलकर
बोलकर वो जैसे ही टैंजी की तरह देखती है तो टैंजी तो यहाँ पर मुंह ही मोड़ देती है। और यहाँ पर नॉनवे अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ होती है तो उसकी पेरेंट्स उसे पूछती है कि तुम क्या सब्जेक्ट चूज करने वाले हो। तो नॉनवे बोलती है कि इंटरनेशनल लॉ। ये जैसे ही उसकी पापा सुनती है वो तो खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके पापा को घूरती है वो तो चुप हो जाती है। और नॉनवे उसकी माँ के पास जाकर बोलती है कि ये सब्जेक्ट मैं 2 साल से पढ़ रही हूँ, क्यों ना आप मेरी पसंद का मुझे करने दे। ये सुनकर उसकी माँ बोलती है कि इतना बड़ा डिसीजन तुम तुम्हारी पसंद के लेने वाले हो। तो उसकी माँ बोलती है कि इस बार में हम सोचेंगे, बोलकर उसे बर्तन मांजने के लिए भेज देती है। लेकिन यहाँ पर नॉनवे के पापा जैसे ही नॉनवे की साइड लेती है तो उसकी माँ उससे घूरती है। तो नॉनवे की पापा नॉनवे की मदद करने के लिए बोलकर वो यहाँ से भाग जाती है। और नॉनवे फ्री होकर जाकर साहू को कॉल करती है और साहू भी नॉनवे का कॉल का इंतजार कर रही होती है। और नॉनवे बताती है कि मैं अभी मेरी फ्यूचर के बारे में मेरी पेरेंट्स से बात कर रहा था। ये सुनकर साहू से बोलते हैं कि एटलीस्ट तुम्हारी पेरेंट्स तुम्हारी बात तो सुनते। ये सुनकर नॉनवे उसे पूछती है क्या तुम्हारी बातें तुम्हारी पेरेंट्स नहीं सुनते। और इस टाइम पर साहू के पापा उसे बात करने के लिए बुलाती है तो नॉनवे का कॉल काट देती है और अपने बिजनेस के ऊपर जितने भी रिसर्च होती है सारी लेकर वो बाहर चल जाती है। और दूसरी तरफ उसकी माँ फाइनेंस में जो भी रिसर्च किया होती है वो लेकर आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए होते हैं। तो बातों ही बातों में उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो साहू बोलती है कि मैं जो करना चाहती हूँ आपको मुझे करने क्यों नहीं दे रहे हैं, बोलकर वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है। और उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन साहू कोई भी बात नहीं सुनता और यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही लिफ्ट से नीचे जाने वाला होती है तो नॉनवे उसे कॉल करती है और उसे लिफ्ट का आवाज सुनाई देती है। तो उसे पूछती है कि तुम इतना रात से लिफ्ट से नीचे कहाँ जा रही हो। तो साहू बोलती है कि मैं कुछ टाइम अकेला रहना चाहती हूँ, बोलकर वो कॉल काट देती है। और दूसरी तरह जिनैन की पेरेंट्स जैसे ही आती है तो उनसे बात करने के लिए जाती है और उन्हें बताती है कि मुझे एक बड़ी कंपनी से ऑफर आई है लेकिन मैं मेरे खुद का स्टार्टअप करना चाहती हूँ। ये सुनकर उसकी पेरेंट्स को ज्यादा रिएक्शन नहीं देते और बोलते हैं कि तुम्हें जो डिसीजन लेना है हम तुम्हारे साथ है। ये सुनकर जिनैन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जाकर अपने रूम में बैठा हुआ होती है तो उसकी माँ उसके पास जाती है और उससे बोलती है कि हमें पता है कि तुम बचपन से बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए हम तुम्हारी ऊपर प्राउड फील करते हैं। ये सुनकर जिनैन बोलती है मुझे ही पता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हो, इसलिए मैं खुद का काम कर लिया करती थी, लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं है कि मेरी पेरेंट्स मेरी ग्रेजुएशन पर नहीं थे। और ये बात बोलकर वो घर से गुस्से में निकल जाती है। और यहाँ पर साहू एक स्टोर में आया होती है और उसी स्टोर में जिनैन भी आ जाती है। जिससे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो फिर से लड़ने लगते हैं। तो अभी स्टोर का ओनर आकर उन्हें लड़ने के लिए मना करती है। तो जिनैन उनसे सोया सॉस मांगती है तो सोया सॉस के लिए चली जाती है। तो यहाँ पर साहू जिनैन को बोलती है कि ऐसे तो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन बुधवार को हम तुम्हारे घर में डिनर करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर तुम कुछ भी फ्यूचर के बारे में बात मत करना। ये सुनकर जिनैन चुप हो जाती है। तो साहू उसे पूछती है कि क्या इस बारे में आंटी ने तुम्हें कुछ भी बताया नहीं था। तो जिनैन उसे मना कर देती है। तो यहाँ पर साहू बोलती है कि तुम कितना लकी हो, लेकिन मेरी मम्मी मेरे ऊपर हर वक्त हुक्म चलाती रहती है जैसे कि एक खड़ूस बॉस हो। ये वजह से ही जिनैन सुनती है उसे चुप करा देती है और उसे बोलती है कि तुम्हें पता भी है तुम कितना लकी हो, वो तुम्हारी परवाह करते हैं और बचपन से मेरी परवाह नहीं किया गया और मैं इस सब चीज के लिए तरसती हूँ। पर इस टाइम पर उसकी सोया सॉस आ जाती है तो वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर साहू को भी कुछ रियलाइज हो जाती है कि उसकी मम्मी उसकी कितना परवाह करती है। और दूसरी तरह नॉन में बैठा हुआ होती है तो उसकी माँ उसके पास आती है और उसे बोलती है कि इंटरनेशनल बहुत ज्यादा मुश्किल होती है और वो बहुत ही लंबी टाइम तक चलती है, इसलिए उसे और कोई चॉइस करने के लिए बोलती है जैसे कि सिविल या इकोनॉमिक्स। ये सुनकर नॉन उसे समझाने लगती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। और इस टाइम पर उसकी पापा आकर बोलती है कि तुम्हारे अंकल बोल रहे थे कि फाइनेंस लेने से जल्दी नौकरी मिलती है। और इस टाइम पर उनकी अंकल आंटी आ जाती है और उसके बाद सब बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसकी आंटी से बोलती है कि तुम सोच समझ कर अपने सब्जेक्ट चूज करना क्योंकि वही तुम्हारी फ्यूचर डिसाइड करने वाले है। ये सुनकर उसकी माँ उसे बोलती है कि इस बारे में तो हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है, आप हमें कुछ क्यों नहीं बता देते। तो उसकी आंटी बोलती है कि मेरे बेटे का गर्लफ्रेंड फाइनेंस में पढ़ाई की है और अभी वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा है, इसलिए नॉनवे को भी फाइनेंस लेना चाहिए। ये सुनकर नॉनवे तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो इंटरनेशनल लॉ के बारे में उसे समझाने लगती है और उनका कभी बेइज्जती भी करने लगती है। तो नॉनवे की माँ उसे रोक देती है और उसके बाद नॉनवे की अंकल और आंटी डिनर खत्म कर यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद नॉनवे की मम्मी उसे डांटने लगती है कि तुम्हें वहाँ पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो नॉनवे बोलती है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तो यहाँ पर नॉनवे की मम्मी उसे बोलती है कि तुम्हें लीगल एडवाइजर बनना चाहिए। तो यहाँ पर नॉनवे उसे समझाने लगती है। तो नॉनवे की मम्मी उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी इंटरनेशनल लॉ को लेकर थोड़ा सा अनसिक्योर हूँ। तो नॉनवे उसे समझाने लगती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लूंगा, ऐसे भी तो कुछ कर रही हूँ। और वो देखती है कि काफी टाइम हो गया तो वो बोलती है कि मैं सोने के लिए जा रही हूँ। जैसे ही बोलकर जाने वाला होती है तो उसकी माँ उसे रोकती है और उसे टेबल साफ करने के लिए बोलती है। और यहाँ पर नॉनवे जाकर टेबल साफ कर रही होती है। तो जैसे ही नॉनवे की माँ नॉनवे की पापा की तरह दिखती है वो भी बोलती है कि मैं भी जाकर उसकी मदद करती हूँ, बोलकर वो भी जाकर टेबल साफ करने लगती है। और दूसरी तरह टैंजी का पापा उसके पास आती है तो टैंजी उसे एक ड्राइंग दिखाती है। जैसे ही टैंजी के पापा उस ड्राइंग को देखती है बोलती है कि ये तो शायद एक भालू है। तो टैंजी उसे बताती है कि ये आप है। ये बात सुनकर तो टैंजी के पापा इस बात को हंसकर टाल देते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें सच में कार्टूनिस्ट बनना है। ये सुनकर टैंजी थोड़ा सा मायूस हो जाती है और उसे पूछती है कि क्या इस काम में आप मेरे साथ नहीं दोगे। ये सुनकर टैंजी के पापा हंसने लगती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें हर वक्त सपोर्ट करूंगा, लेकिन तुम्हें वही काम करना चाहिए जो तुम्हें दिल से पसंद है। ये बोलती है तो टैंजी थोड़ा सा खुश हो जाती है और यहाँ पर टैंजी के पापा यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह नॉन जैसे अपने रूम से बाहर आती है वो सुनती है कि उसकी मम्मी पापा उसकी इंटरनेशनल लॉ को लेकर थोड़ा सा परेशान है और वो इसी बारे में ऑनलाइन सर्च कर रही होती है। असल में ये कॉपीराइटेड केसेस के ऊपर बहस होती है। और वो अपने रूम में चली जाती है और अपने जितना भी रिसर्च होती है सब लेकर अपने मम्मी पापा के रूम में चली जाती है और उन्हें पूछती है कि क्या आपको इंटरनेट का आदत हो गया है। ये वजह से वो दोनों सुनते हो तो चौंक जाती है और उन्हें पूछती है कि आप कर क्या रहे थे, बोलकर वो जैसे लैपटॉप की तरह देखने लगती है तो उसकी मम्मी पापा लैपटॉप को बंद कर देते हैं। और ये देखकर नॉनवे अपने पेरेंट्स से पूछती है कि क्या आप मेरी फ्यूचर को लेकर परेशान है। तो उसकी माँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और हाँ बोलती है। नॉनवे अपने जितने भी रिसर्च होती है उन दोनों को दिखाने लगती है और बोलते है कि बाद में जाकर मैं एक बहुत ही बड़ी सी कंपनी खोल
सकती हूँ और मेरी जैसे यंगस्टर को मैं हायर कर सकती हूँ ताकि इंटरनेशनल लॉ आगे बढ़ सके। ये सुनकर उसकी पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद नॉनवे साई को कॉल कर बता देती है कि मेरी पेरेंट्स मेरी बात पर एग्री हो गई, लेकिन वो साई को टर्न को सुनकर समझ जाती है कि उसका मूड अभी भी खराब है। तो उसे बोलती है कि तुम घर से मत भाग जाना, अगर तुम किडनैप हो गए तो मैं क्या करूंगा। ये सुनकर साई उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं कल सुबह घर से चली जाऊंगा बोलकर वो कॉल काट देती है। और यहाँ पर नॉनवे के पापा नॉनवे को नीचे जाकर टॉयलेट पे लाने के लिए बोलती है और नॉनवे जैसे नीचे जाती है और कुछ सोचने लगती है और वो यहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर नॉनवे को बार बार बुला रही होती है और दूसरी तरफ साई जैसे अपने बिल्डिंग से नीचे आती है तो वो अचानक नॉनवे को देखती है और जैसे वो नॉनवे को देख वो चौंक जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो यहाँ पर हमें पता चलती है कि नॉनवे रात भर जाकर बॉस से आया है साई से मिलने के लिए। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रही होती है। तो नॉनवे साई को बोलती है कि अगर तुम्हें नेक्स्ट टाइम घर से भागना है तो तुम मेरे घर में आ सकते हो। और उसे ये भी बोलती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को अलग अलग तरीके से बताया कि मैं करना क्या चाहती हूँ, इसलिए वो मेरी बातों पर एग्री हो गई। ये सुनकर साई बोलती है कि ये उनका मेरे साथ हर बार का है, इसलिए उन्हें अभी मुझे मनाने दो। ये सुनकर नॉनवे उसे बोलती है कि हम अपने पेरेंट्स के सामने हमेशा बच्चे ही रहेंगे, इसलिए हमें उन्हें ये पता नहीं कि हम करना क्या चाहते हैं। इस टाइम पर नॉनवे का बस का टाइम आ जाती है तो साई उसे अपने पास बुलाती है और उसे किस कर यहाँ से भाग जाती है। ये बात देखकर तो नॉनवे तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है और वो बस में जा रही होती है तो उसी जगह पर अपने हाथ भी रख रही होती है। सेव की पेरेंट्स जैसे ही अपने रूम से बाहर आती है वो देखती है कि डाइनिंग टेबल में बहुत सारे खाने रखे हुए हैं और सेव किचन से बाहर आ रही होती है। ये देखकर वो तो वापस चले जाती है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि सेव ने ही खाना बनाया है। यहाँ पर सेव उन्हें रोकती है और बोलती है कि ये मैंने ऑर्डर किया है। वजह से वो दोनों सुनते हो तो आकर फटाक से बैठ जाती है और खाने भी लगते हैं। और यहाँ पर सेव बोलती है कि मम्मी आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर उसकी रात को खांसी आ जाती है। तो यहाँ पर सेव की मम्मी उसे बोलती है कि ठीक है तुम बोलो, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई के बारे में तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता बोलकर उसे बोलने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पर सेव बोलते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद है और मुझे यहाँ पर भी बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिलेगा। और वो बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में वो अपने मम्मी को बताने लगती है। तो उसकी मम्मी से बोलती है कि अगर तुम बाद में फेल हो जाओगी तो रोते हुए वापस मत आना। सुनकर साई पूछती है कि क्या मैं बिजनेस मैनेजमेंट ले सकती हूँ। तो उसके बाबा बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ले सकते हो, तुम जिस काम करने में मजा आ रही है तुम कर सकते हो, हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। ये सुनकर साई तो खुश हो जाती है और इस टाइम पर अनबे उसे मैसेज करती है तो उसकी मैसेज को देखती है और हंसने लगती है। तो उसकी मम्मी पूछती है कि कौन है। तो साई झूठ बोल देती है कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन उसकी मम्मी पापा भी समझ जाती है लेकिन उसे और कुछ बोलते नहीं है। और दूसरी तरह अनबे छुपते हुए अपने घर में आ रही होती है तो उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसे डांटने लगती है और उसे पूछती है कि तुम रात भर कहाँ पर थे। और उसे पूछती है कि क्या तुम ऐसी ड्रेस पहनकर बाहर गए थे। तो अनबे हाँ बोलती है। तो उसकी माँ उसे बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हें कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगा बोलकर उसे घर की सफाई करने के लिए बोलती है और बोलती है कि मैं सामान लेने के लिए जा रही हूँ बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह से वो पहली बार अपने घर में खाना बना रही होती है और वो बनाते बनाते बहुत ज्यादा डर भी रही होती है। और सेव की मम सेव की पापा को बोलती है कि अगर सेव खराब भी खाना बनाएगा तो हम दोनों पूरा खाएंगे ताकि उसे बुरा ना लगे, नहीं तो वो दोबारा कभी भी खाना नहीं बनाएगा। और दूसरी तरह नॉनवे और उसके पापा को दिखा जाते हैं जहाँ पर की वो घर की सफाई कर रही होती है। तो उसके पापा उसे बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ पार्टी पर जा रही है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खाने लायक खाना बना ही लूंगा। और दूसरी तरह से वो खाना बना देती है और अपनी मम्मी पापा को खाने के लिए बुलाती है, लेकिन उसकी मम्मी पापा तो बहुत ज्यादा घबरा रही होती है कि सेव का हाथ का बनाया हुआ खाना कैसा होगा। तो यहाँ पर सेव के मम्मी पापा बहुत ज्यादा घबराते हुए बचती है। तो सेव ने बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने टेस्ट किया है, मुझे अच्छा लग रहा था। ये सुनकर सेव के पापा खाना को टेस्ट करते हैं लेकिन उन्हें भी खाना अच्छा लगती है। तो उसकी मॉम भी टेस्ट करती है लेकिन उन्हें बिलीव नहीं हो रही होती है कि सेव भी इतना खाना अच्छा बना लेती है। और यहाँ पर जैसे ही सेव अपनी तारीफ सुनती है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी हमें उनकी किचन को दिखाया जाता है जिसका हालत तो साहिब बुरी तरह से खराब कर दिया होती है। और दूसरी तरह हमें नॉनवे और उसके पापा को दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों बैठे हुए होते हैं। तभी नॉनवे के पापा नॉनवे को बोलते हैं कि तुम्हें वही करियर चूज करना चाहिए जिस करियर को तुम पसंद करते हो और उसे हमेशा आगे बढ़ती रहना चाहिए बोलते हैं। सुनकर नॉनवे से पूछते हैं कि क्या आपने ऐसे ही अपनी करियर चूज किया था। तो नॉनवे के पापा उसे मना कर देती है और उसे बोलते हैं कि पहले मैं और मेरी दोस्त मिलकर एक बैंड बनाए थे और मैं वहीं पर गाना गाता था और मेरे पीछे हमेशा लड़कियां पड़े रहते थे। ये सुनकर नॉनवे तो बिलीव भी नहीं होता। तो वो जाकर एक फोटो निकल कर आकर वो नॉनवे को दिखाती है और उसे बोलती है कि और हम इस टाइम पर सिर्फ गाना गाते थे और उसी पागलपन की दीवानी तुम्हारी माँ थी। तो नॉनवे उससे पूछती है कि तो आपने म्यूजिक क्यों छोड़ दिया और 9 to 5 जॉब क्यों किया। ये सुनकर नॉनवे के पापा उसे बोलते कि क्योंकि तुम आ गए थे और इस टाइम पर मैं तुमसे भी ज्यादा छोटा था और म्यूजिक कर मैं तुम दोनों का खर्चा नहीं उठा सकता था। ये सुनकर नॉनवे पूछते कि तो मेरी माँ ने आपको उस टाइम पर क्या बोला था। तो नॉनवे के पापा उसे बोलते कि तुम्हारी माँ मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी, तभी मुझे लगता था कि मैं म्यूजिक को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैं म्यूजिक से ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। और दूसरी तरह टेंजी और सेव फोन पर बात करी होती तो सेव बता देती कि मेरी पेरेंट्स मेरी बातों के ऊपर एग्री कर ली है। ये सुनकर टेंजी थोड़ा सा हंसती है तो सेव उसे पूछती है कि क्या हुआ। तो टेंजी बताती है कि मुझे एक जोक याद आ गया है। तो सेव उसे सुनाने के लिए बोलती है। तो टेंजी बोलती है कि एक मोटा आदमी बीच में फ्लोर से नीचे गिरते हुआ कैसे देखेगा। ये सुनकर सेव बोलती है कि बिल्कुल तुम्हारी जैसा है। जैसे टेंजी सुनती है वो तो गुस्से में आ जाती है और कॉल काट देती है। और दूसरी तरह जिनान अपने रूम में बैठकर पढ़ रही होती है तो उसकी माँ उसे खाना खाने के लिए बुलाती है और उसके बाद वो सारी फैमिली बैठे हुए होती है। तो जिनान को बोलती है कि तुमने जो बोला हमने उसके बारे में सोचा, अगर तुम स्टार्टअप शुरू करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, लेकिन न्यू स्टार्टअप में 2 साल तक कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, इसीलिए हम उस 2 साल का रिस्क लेंगे। अगर जाकर बाद में कोई प्रॉब्लम होगा तो इस बारे में हम मिलकर बात करेंगे। ये सुनकर जिनान तो खुश हो जाती है क्योंकि उसे भी पता चल गया होती है कि उसकी फैमिली उसकी परवाह करती है। और साहिब अपने लगेज पैक कर बाहर आती है और अपने मॉम को बोलती है कि आप मेरे लिए खाना पैक मत कीजिए क्योंकि वो खाना कोई भी नहीं खाता। तभी उसकी नजर साइड में जाती है तो देखती है कि चीट रखा हुआ होती है और जैसे वो
पढ़ती है उसे पता चलती है कि उसकी मम्मी यहाँ पर नहीं है, उसकी आंटी के घर में चली गई है और उसे टैक्सी लेकर चली जाने के लिए बोलती है। ये सुनकर सायु को तो गुस्सा आती है और उसे बोलती है कि मैंने थोड़ा सा स्पेस देने के लिए क्या बोला, वो तो मेरी फिक्र करना ही छोड़ दिया बोलकर वो जाकर टैक्सी का इंतजार कर रही होती है। तो इस टाइम पर जिनान की पेरेंट्स जिनान को ड्रॉप करने के लिए जा रही होती है और जैसे ही जिनान की मां सायु को देखती है उसे भी आकर गाड़ी में बैठने के लिए बोलती है और यहाँ पर सायु आकर गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही दोनों जा रही होती है तो जिनान की मम सायु को बोलती है कि तुम्हारी मम बोल रही थी कि तुम भी डिबेट टीम में हो, क्या तुम और जिनान एक ही डिबेट टीम में हो? तो सायु से मना कर देती है और बोलती है कि मैं अलग डिबेट टीम में हूँ। जैसे ही जिनान सुनती है तो हंसने लगती है। अगले सीन में नॉनवे और सायु एक साथ बैठे हुए होते हैं और सायु नॉनवे को गले लगा लेती है और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सुनकर नॉनवे बोलती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और इस टाइम पर सुई आ जाती है तो सायु नॉनवे को नीचे गिरा देती है और जैसे ही सुई आकर देखती है कि नॉनवे नीचे गिरा हुआ होती है तो उन दोनों को बोलती है कि इस छुट्टी में तो उन दोनों का प्यार तो और भी ज्यादा बढ़ गया और वो सायु को एक कुक देती है। तो नॉनवे बोलती है कि मेरे लिए सुई बताती है कि 85 हुआ नहीं। वजह से ही नॉनवे सुनती हो तो शौक हो जाती है। तो सुई उसे बताती है कि वो तो तुम्हारी बेटे की खाने की खर्च से भी कम है। असल में वो वही बतख के बारे में बात कर रही होती है और उन्हें ये बता देती है कि मेरी रेस्टोरेंट जल्दी ही ओपन होने वाली है बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद वो दोनों बैठे हुए होते हैं तो सायु नॉनवे को बोलते हैं कि क्यों ना हम दोनों के बारे में हम सबको बता दे। ये सुनकर नॉनवे को सोचने लगते हैं और बोलते हैं कि ठीक है। और उसके बाद ये सारी बातें वो सारी दोस्त को बता देती है लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उन दोनों के बारे में सबको पता होती है। और यहाँ पर टेंजी सायु को बोलती है कि तुम्हें पता है तुम अगर कोई चीज लंबी टाइम तक चाहती हो और अचानक वो चीज तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारे दिल के अंदर एक खालीपन रह जाती है। और यहाँ पर नॉनवे मानन को पूछती है कि हम दोनों के बारे में तुम कुछ कहो। तो यहाँ पर मानन बोलती है कि मुझे पहले से ही तुम दोनों के बारे में पता था, इसलिए वो दोनों चुप हो जाती है और बैठ जाती है। और इस टाइम पर सावधान आ जाती है और वो डिबेट के बारे में जैसे बात करने वाला होती है तो टेंजी बता देती है कि सायु और नॉनवे भी कपल है। ये वजह से ही सावधान सुनती हो तो खुश हो जाती है और बोलती है कि क्यों ना हम सेलिब्रेट करें। लेकिन यहाँ पर उन दोनों को शर्म आ रही होती है इसलिए वो बात घुमाने के लिए बोलती है कि क्यों ना हम डिबेट प्रैक्टिस करें बोलकर वो डिबेट प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती है। और उसके बाद वो सबको डिबेट का टॉपिक बता देती है कि पारिवारिक माहौल में अपना असली तो नहीं खोना चाहिए। और वो सबको बताती है कि इस बार डिबेट बिल्कुल अलग होगा। पहली वाला डिबेट में हम हमारे पक्ष या विपक्ष चूज कर सकते हैं लेकिन हम इस बार स्टेज के ऊपर ही चूज करेंगे कि हम पक्ष लेंगे या विपक्ष लेंगे। और सामने कौन आएगा इस बार में हमें कुछ भी पता नहीं होगा। और इस बार और एक अलग नियम होती है कि इस बार कोई जजेस नहीं होगा, ऑडियंस होंगे और हर एक राउंड के बाद वोट किया जाएगा और आखिर में जिसका ज्यादा वोट होगा वही जीतेगा। ये वजह से वो सुनते हो तो हैरान हो जाती है। और यहाँ पर सावधान बोलती है कि इस बार नॉनवे सायु और टेंजी कंपटीशन में जाएंगे। ये सुनकर टेंजी बोलती है कि मैं नहीं जा सकता, मैं मेरे पापा को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। तो यहाँ पर टेंजी बोलती है कि क्यों ना ताहो को ले लो और इस बार ताहो भी एग्री हो जाती है। और अगले दिन में हम देखते हैं कि टेंजी और मानन और सावधान बहुत ज्यादा एटीट्यूड से डिबेट रूम में घुस जाते हैं और वो जाकर बैठ जाती है। और यहाँ पर टेंजी सबके लिए स्नैक्स लेकर भी आई होती है और सबको स्नैक देती है खाने के लिए ताकि वो खाते खाते डिबेट देख सके। और उसके बाद वो दोनों टीम का इंट्रोडक्शन करते हैं। और यहाँ पर मानन जैसे उनके ओपोनेंट को देखती है वो बोलती है कि वो तो कितना सख्त है। तो यहाँ पर सावधान बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही बोला, उनसे जितना थोड़ा सा मुश्किल है। और यहाँ पर मानन टेंजी को बोलती है कि कितना सख्त है, अगली बार नरम लेकर आना। ये सुनकर टेंजी बोलती है कि शुक्र मनाओ कि मैं लेकर आई हूँ और उसे चुपचाप खाने के लिए बोलती है। और उसके बाद डिबेट शुरू हो जाती है और नॉनवे की ओपोनेंट के टीम का एक मेंबर खड़ा होकर वो बोलती है कि फैमिली में हमेशा खुद के बारे में सोचना चाहिए बोलकर वो एक्सप्लेन करने लगती है। और उससे फर्स्ट राउंड में मिल जाती है 58 पॉइंट और नॉनवे का टीम को 42 पॉइंट मिलती है। और यहाँ पर नॉनवे का टीम की फर्स्ट डिबेटर को पूछा जाता है कि तुम तुम्हारी बात रखोगी या कमाया निकालोगी। तो ताहो बोलते हैं कि मैं मेरी बात रखूंगी बोलकर वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो उसे मिलती है 63 पॉइंट और उनके ओपोनेंट को मिलती है 37 पॉइंट। उसके बाद नॉनवे के कॉम्पिटिटर की सेकंड डिबेटर को पूछा जाता है कि तुम तुम्हारी बात रखोगी या कमाया निकालोगी। तो वो बोलते हैं कि मैं मेरी बात रखूंगी बोलकर वो खड़ा होती है और वो एक्सप्लेन करने लगती है। और यहाँ पर सायु जैसे उसकी बात सुनती है उसे तो अपनी पेरेंट्स की बात याद आ जाती है। और इस राउंड में उनके ओपोनेंट को 59 पॉइंट मिलती है और उन्हें 41 पॉइंट मिलती है। और उसके बाद सायु को पूछा जाता है कि तुम तुम्हारी बात रखोगी या कामया निकालोगी। और यहाँ पर सायु बोलते हैं कि मैं कामया निकालूंगी। वजह से उसकी सारी दोस्त सुनते हैं वो तो हैरान हो जाती है। और उसके बाद उनके ओपोनेंट की सेकंड डिबेटर खड़ा होती है और उन दोनों में डिबेट होना स्टार्ट हो जाती है। पहले ऐसा लग रहा था कि सायु से उसकी डिबेट ओपोनर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन बाद में सायु उसे अपनी बातों में ला ही लेती है और उसे मिलते हैं 48 पॉइंट और उसकी ओपोनेंट को मिलती है 52 पॉइंट। और उसके बाद उन दोनों में फिर से डिबेट होती है और यहाँ पर नॉनवे की ओपोनेंट टीम को 51 पॉइंट मिलती है और उन्हें 49 पॉइंट मिलती है। और यहाँ पर लास्ट राउंड आ जाती है और नॉनवे जैसे स्पीच दे रही होती है तो उसे उसकी पापा की याद आती है। जिस टाइम पर उसके पापा ने उसे बुला था कि जब मुझे पता चला कि मैं सॉन्ग से ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ तो मैंने अपना गिटार बेच दिया और उसके बाद तुम्हारे लिए नौकरी करना शुरू किया। ये सुनकर नॉनवे ने अपने पापा को पूछा कि क्या आपको इस बात का पछतावा है। तो उसके पापा ने उसे बोलती है कि क्या तुम्हें मेरी बेटा होने का पछतावा है। ये बात सुनकर नॉनवे हंसने लगती है और ये बात जैसे वो सारी मेंबर को बताती है तो सायु ये बात सुनकर वो तो रोने लगती है और नॉनवे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो हमें पता चलती है कि नॉनवे का टीम इस कंपटीशन को जीत गया होती है। और जैसे उसकी टीम जा रही होती है तो सायु को एक लड़का बुलाती है और उसका नाम पंचान होती है। और जैसे ही सायु उसे देखती है भागते हुए उसके पास जाती है तो नॉनवे टेंजी को पूछती है कि वो कौन है। तो टेंजी उसे बता देती है कि सायु इस लड़के को पसंद करता था। ये बात जैसे ही नॉनवे सुनती है वो तो गुस्से में आ जाती है। टेंजी अपनी सारी दोस्त को बता देती है कि सायु गेचन को हाई स्कूल में पसंद करता था लेकिन वो उसे कभी बता नहीं पाया। और उसे यही बता देती है कि सायु ने मुझे मना किया था कि मैं इस बारे में किसी को बताऊं, इसलिए तुम भी किसी को मत बताना। और दूसरी तरह गंजन सायु को डिनर पर लेकर आया होती है लेकिन सायु तो यहाँ पर गंजन के ऊपर भड़क गई। तेरे से बोलती है कि तुम अचानक वापस क्यों आ गए, अगर वापस आ भी गई तो मुझे अकेला डिनर पर क्यों लेकर आ गए, अगर तुम मुझे
पसंद करती हो तो मुझे पूछो ना मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं। अगर मैं बता दूंगी कि मेरी बॉयफ्रेंड है तो तुम क्या करोगे। तभी हमें पता चलती है कि साई उस बारे में सिर्फ सोच रही होती है और वो गुंजन को पूछती है कि तुम अचानक वापस क्यों आ गई। मैंने सुना था कि तुम बाहर पढ़ने के लिए गए थे। ये सुनकर गुंजन बोलती है कि मेरी छुट्टियां थी इसलिए मैं मेरी दोस्त की एक डिबेट टीम को सिखाने के लिए आया हूँ और उसे ये भी बताती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और एक इंसान के लिए आई हूँ। ये बात जैसे ही साई सुनती होती है तो खांसी हो जाती है और यहाँ पर गुंजन उसे खाना खाने के लिए बोलती है और दोनों खाने लगते हैं। और यहाँ पर साई वो बताना चाहता था कि मेरी अभी एक बॉयफ्रेंड है लेकिन उस बारे में वो बता नहीं पाता। और दूसरी तरफ नन्वे अपने डॉम में जाती है तो देखती है कि मिंगन से गाना लगाकर रो रही होती है और उसके पास जाकर उसे पूछती है कि क्या हुआ है। ऐसे सुनकर मिंगन तो और भी ज्यादा रोने लगती है। तो डैनियल ने उसे बता देती है कि जिन्होंने ने इसे डंप कर लिया है। तभी उन दोनों का फ्लैशबैक सीन दिखाई देता है जहाँ पर दोनों बैठकर खाना खा रही होती है और यहाँ पर मिंगन को जो भी पसंद आ रही होती है ऑर्डर करती है और यहाँ पर जिनान की पसंद की जैसे ही जिनान ऑर्डर करती है तो मिंगन उसे कैंसिल कर देती है और इस वजह से जिनान गुस्से में आ जाती है और यहाँ पर मिंगन उसे मनाने के लिए उसके पीछे भी जाती है लेकिन जिनान उसकी कोई बात नहीं सुनता और यहाँ से चली जाती है। इस वजह से मिंगन अपने रूम में बैठकर रो रही होती है और ये बात जैसे नॉनवे सुनती है उसे समझाने लगती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें उससे भी कुछ टाइम देना चाहिए और खुद को भी कुछ टाइम देना चाहिए। और इस टाइम पर नॉनवे को कॉल करती है उसे मिलने के लिए बुलाती है तो नॉनवे बोलती है कि मिंगन का ब्रेकअप हो गया है तो मैं इसे दिलासा दे रही हूँ। ये सुनकर सेव से ब्रेकअप करने के बाद जैसे ही बोलती है तो नॉनवे फटाक से मिलने के लिए सेव को चली जाती है और मिंगन की जितने भी स्टोरी होती है वो सेव को सुना देती है। सुनकर सेव बोलती है कि शायद पहली बार जिंगवान का स्टाइल उसे अच्छा लगा होगा लेकिन उसे अभी अच्छा नहीं लगता। सुनकर नॉनवे उसे चुप करा देती है और उसे बोलती है कि तुम लड़कियां कितना अजीब होती हो। वो उसे प्यार करता है, उसका परवाह करती है और उसे पूछती है कि अगर मैं मिंगन की तरह भोला वाला होता तो फिर भी क्या तुम मुझे पसंद करते। ये सुनकर सेव बोलती है कि ऐसे भी तो तुम भोले वाले हो। ये सुनकर नॉनवे से शर्मा जाती है और उसे पूछती है कि तुम डिनर किसके साथ किए तो सेव बता देती है कि गुंजन के साथ। ये बात जैसे ही नॉनवे सुनती है उससे तो बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है और साहिब को और भी ज्यादा सवाल पूछने लगती है। तो साहिब से रुककर पूछती है कि क्या तुम्हें जलन हो रही। तो नॉनवे उसे साफ साफ मना करती है लेकिन उसे असल में जलन हो रही होती है। और उसके बाद नॉनवे साहिब को उसकी डम पर छोड़ने के लिए जाती है तो यहाँ पर नॉनवे साहिब को बोलती है कि तुम अपना खिड़की खुली रखना, मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगा। ये सुनकर साहिब जाकर नॉनवे की गाल पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि ऐसी फिल्म डायलॉग मत मारो। और इस टाइम पर टैंजी भी बाहर कचरा फेंकने के लिए आया होती है और जैसे वो उन दोनों को देखती है उन्हें ऐसा लगता है कि वो दोनों किस कर रही होती है तो उन दोनों को बोलती है कि ऐसी बचकानी हरकत मत करो। और जैसे ही उसकी बात सुनती है वो दोनों अलग हो जाती है और साहिब नॉनवे को बाय बोलकर वो टैंजी के साथ चली जाती है। तो टैंजी साहिब को पूछती है कि क्या तुमने गुंजन के बारे में सारी बात नॉनवे को बता दिया है। तो साहिब बोलती है कि आधी बात बताई। तो यहाँ पर साहिब टैंजी को बता देती है कि गुंजन यहाँ पर किसी खास इंसान से मिलने के लिए आई है। ये सुनकर टैंजी बोलती है कि वो तुमसे मिलने के लिए आई है और उससे पूछती है कि तुम अभी भी क्या गुंजन को पसंद करती हो। तो साहिब साहब से मना कर देती है। ये सुनकर टैंजी बोलती है कि तुम और नॉनवे बहुत ही अच्छे कपल लगती हो। और यहाँ पर साहिब से पूछती है कि क्या तुमने तुम्हारे सब्जेक्ट चूज कर लिया। ये सुनकर टैंजी थोड़ा सा मायूस हो जाती है और बोलती है कि मैं इस बारे में अभी भी सोच रही हूँ। और दूसरी तरफ मिंगन का दिल टूट गया होती है इसलिए उस गाना सुनकर दुखी हो रही होती है। इस वजह से उसकी कोई भी रूममेट सो नहीं पा रही होती है। इसलिए नॉनवे और टैंडन उसके पास आती है और उसे बोलती है कि अगर तुम जिनवान को दोबारा पाना चाहती हो तो तुम उसके पास जाओ, उसे फ्लावर दो क्योंकि लड़कियों को फ्लावर अच्छा लगती है। सुनकर मिंगन जिनवान के पास जाती है और उसे फ्लावर देती है और जैसे ही जिनवान लेती है तो मिंगन यहाँ पर खांसने लगती है। तो यहाँ पर जिनवान से पूछती है कि क्या हुआ। तो मिंगन बता देती है कि मुझे फ्लावर से एलर्जी है। ये सुनकर जिनवान से बोलती है कि ऐसी हरकत दोबारा मत करना बोलकर यहाँ से चली जाती है। और इस सारी बात आकर अपने दोस्त को बताती है तो उसे बोलती है कि तुम जाकर उसके साथ टाइम स्पेंड करो ताकि वो तुम्हें माफ कर। और उसके बाद मिंगन जाकर जिनान की क्लास में बैठ जाती है लेकिन यहाँ पर जिनान को तो उसकी क्लास में कुछ अजीब सा लग रही होती है। और उसके बाद उसकी सारी दोस्त बोलती है कि जब यहाँ पर जिनवान आएगी तो तुम अपने सारी फीलिंग्स उसे बता देना और उससे माफी भी मांग लेना। और इस टाइम पर जिनवान आ जाती है तो मिंगन घुटनों पर बैठ जाती है और उसे सॉरी बोलती है और उससे अपनी फीलिंग्स बताती है। लेकिन यहाँ पर जिनवान उसके पास आती है और उसे कान में कुछ बोलती है और यहाँ से चली जाती है। जिनवान जैसे ही चली जाती है तो मिंगन का सारी दोस्त उसके पास आती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ। ये सुनकर मिंगन रोने लगती है और बोलती है कि उसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया बोलकर वो तो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और अपने रूम में भी आकर वो रो रही होती है। और अगले दिन में नॉनवे बहुत सारी चाय पी रही होती है तो साई उसे पूछती है कि तुम इतना चाय क्यों पी रही हो। तो नॉनवे बोलती है कि मिंगन को मनाने के लिए हमें दिन रात जगना पड़ रहा है ना इसीलिए। और यहाँ पर टैंजी बोलती है कि हमारी क्लास के लड़के बोल रहे थे कि रात में तुम्हारे रूम से गाने की और रोने की आवाज आ रही है। सुनकर सब हंसने लगते हैं। और इस टाइम पर ताहा आकर बताती है कि नेक्स्ट डिबेट का टॉपिक आ गया है जो कि एक रिलेशनशिप में अपने आप सब कुछ होना चाहिए या खुद भी कुछ करना चाहिए। और उसके बाद डिबेट प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर साहिब बोलती है कि फीलिंग्स तो दोनों में होती है इसलिए ट्रस्ट बनाए रखने के लिए हमेशा बातें शेयर करना चाहिए। ये सुनकर नॉनवे बोलती है कि ट्रस्ट है तो बातें शेयर नहीं करना चाहिए। और इस बात पर दोनों लड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर माना उन्हें रुककर बोलती है कि क्या तुम दोनों डिबेट के बारे में बात कर रहे हो। और यहाँ पर ताहा उनको डिस्टर्ब करने के लिए बोलती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, कौन मुझे साथ देगा। तो यहाँ पर साहिब बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ दूंगा बोलकर वो चली जाती है। और यहाँ पर सेव को सोचने लगती है और मिंचन को मैसेज करती है और उसे डिनर पर बुलाती है क्योंकि सेव ने सोच लिया होती है कि वो अपने बारे में मिंचन को बता देगी। और इसके बाद वो दोनों वापस आ जाती है और डिबेट प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे ही खत्म होती है तो नॉनवे बोलती है कि मिंगन और डैंडन के साथ गेम खेलना है। सुनकर सेव से बोलती है कि ऐसे भी तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी जरूरत है। और उसके बाद नॉनवे जा रही होती है तो उसका नजर साहिब के ऊपर पड़ती है। और इस टाइम पर साहिब से कॉल करती है और उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तो नॉनवे से पूछती है कि क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो। तो साहिब हाँ बोलती है। और यहाँ पर नॉनवे बोलती है कि क्यों ना हम डिनर पर चले। तो साहिब से बोलती है कि अगर तुम 5 सेकंड में मेरे पास पहुंच गए तो हम डिनर पर जाएंगे बोलकर वो जैसे ही पीछे घूमती है तो देखती है कि उसके पीछे नॉनवे खड़ा हुआ है। जैसे ही वो नॉनवे को देखती है वो तो चौंक जाती है और नॉनवे से जोर जबरदस्ती लेकर उसी रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। और यहाँ पर दोनों जैसे ही बैठे हुए होते हैं तो सेव बोलती है कि मैं बाथरूम से थोड़ा सा आती हूँ बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही बाहर जाती है तो उसे गुचन मिल जाती है और वो गुचन को लेकर और एक रेस्टोरेंट में जाती है। और जैसे ही गुचन को बताने वाला होती है कि मेरी बॉयफ्रेंड है तो इस टाइम पर नॉनवे से बार बार मैसेज करती है और बुलाती है। और यहाँ पर सेव उसे बोलती है कि मैं थोड़ा सा बाथरूम से आती हूँ बोलकर वो नॉनवे
के पास आ जाती है। तो नॉनवे से पूछती है कि इतना देरी, तो सेव बोलती है कि मैं स्कूल के बाथरूम में गई थी, और उसे बोलती है कि मैं वहाँ पर कुछ सामान छोड़कर वापस आ गई हूँ, इसलिए वो वापस लेने के लिए चली जाती है। और वो सेव के पास जाती है और जैसे ही उसे आने वाला होती है तो इस टाइम पर सुई पहुंच जाती है और उसे पहचान लेती है। तो सेव को पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो सेव बोलती है कि मेरी दोस्त के साथ खाना खाने के लिए आई हूँ। और उसके बाद सेव और एक रेस्टोरेंट में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर नॉनवे बैठा हुआ होती है। तो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नॉनवे सुई को बोलती है कि मैं सेव के साथ खाना खाने के लिए आई हूँ। ये सुनकर सुई उसे बोलती है कि मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ सेव गुचन के साथ बैठा हुआ होती है तो उसे बता देती है कि मेरी बॉयफ्रेंड है। और इस टाइम पर गुचन ये बोलती है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। और यहाँ पर गुचन बोलती है कि क्यों ना तुम्हारी बॉयफ्रेंड को किसी दिन मुझे मिला। और यहाँ पर सेव से बोलती है कि तुम किसे पसंद करती हो। तो यहाँ पर गुचन बोलती है कि मेरे एक डिबेट पार्टनर है जिसका नाम बेबे है, और यहाँ पर मैं उसे अपना फीलिंग्स बताने के लिए आई हूँ। और वो साइव को हेल्प करने के लिए बोलती है। और यहाँ पर साइव बोलती है कि अगर तुम्हारी काम हो गया तो तुम मुझे ट्रीट दोगे। और इस टाइम पर पीछे से नॉनवे साइव को बुलाती है और जैसे ही साइव नॉनवे की आवाज सुनती है तो शॉक हो जाती है और वो खड़ा हो जाती है और नॉनवे को देखती है। और वो गुचन को बता देती है कि ये मेरी बॉयफ्रेंड है। और यहाँ पर गुचन नॉनवे को भी अपने साथ खाना खाने के लिए बोलती है, लेकिन नॉनवे बोलती है कि मुझे भूख नहीं है, मेरा भूख खत्म हो गया है बोलकर वो यहाँ से चली जाती है गुस्से में। और दूसरी तरह एंजी और टेंगजी कॉमिक एग्जीबिशन में आए होते हैं। तो यहाँ पर टेंगजी को एक कॉमिक अच्छा लगती है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होती है, इसीलिए एंजी उसके बदले दे देती है। तो टेंजी बोलती है कि बाद में तुम्हें पैसा लौटा दूंगा। ये सुनकर एंजी उसे बोलती है कि इसका जरूरत नहीं, इसका बदले तुम मुझे कुकीज दे देना। ये सुनकर टेंजी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भी जाकर कॉमिक लेकर आ जाती है। तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि उन दोनों में आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगे हैं। और दूसरी तरह नॉनवे सेव के रेस्टोरेंट में बैठकर पी रही होती है। सेव उसे मैसेज करती है और उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम दोनों में कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो नॉनवे को समझाने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर नॉनवे उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और फोन नीचे रख देती है। और सुई को पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है। तो सुई बोलती है कि जहाँ पर हमेशा से था। तो यहाँ पर जाकर नॉनवे देखती है कि उसके बेटा नहीं है, असल में वो अपने बतख के बारे में बात कर रही होती है। और वो सुई को पूछती है तो सुई बोलती है कि मुझे पता नहीं है। ये सुनकर नॉनवे तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और चारों तरह से उस बतख को ढूंढने लगती है। और दूसरी तरह टेंजी अपने रूम में बैठा हुआ होती है और कौन सी सब्जेक्ट लेंगी इस बारे में वो सोच रही होती है। और इस टाइम पर उसके पापा कॉल करती है और उसे पूछती है कि तुमने सब्जेक्ट चूज कर लिया। तो टेंजी मना कर देती है। तो उसके पापा उससे बोलते हैं कि तुम जो भी डिसीजन लो हम हमेशा तुम्हारे साथ है। ये सुनकर टेंजी को सोचने लगती है और उसके पापा को बोलते हैं कि मैं एडिटर बनूंगा। ये सुनकर उसके पापा बोलते हैं कि तुम जो भी करो हम तुम्हारी हमेशा साथ देंगे। और मेंगवान तो बहुत ही ज्यादा सैड सॉन्ग सुन रही होती है। और इस टाइम पर नॉनवे आ जाती है तो डैंडन उसे बोलती है कि इस गाने को बंद कराओ नहीं तो बगल वाले रूम हमें मारेंगे। और यहाँ पर नॉनवे आ जाती है और चेयर में बैठ जाती है और रोने लगती है और उसे बोलती है कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया है। ये सुनकर डैंडन उसके पास आती है और उसे पूछती है क्या हुआ, लेकिन नॉनवे कुछ भी नहीं बोलता। तो डैंडन उसे बोलती है कि चलो मैं तुम्हें सिंगिंग कराने लेकर जा रही हूँ। ये सुनकर माना उसे बोलती है तुम मेंगवान को भी लेकर चले जाओ ताकि मैं सुकून से सो सकूँ। ये सुनकर नॉनवे उसकी तरह एक पिलो मारती है और उसे बोलती है कि तुम दोस्त या दुश्मन। ये सुनकर माना उसे पूछती है कि क्या तुम सेव के ऊपर शक तो नहीं कर रहे। ये सुनकर नॉनवे उसे मना कर देती है और उसे बोलती है कि मुझे एक बार भी नहीं लगा, इस बारे में मुझे पता चलेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा बोलकर वो रोने लगती है। और यहाँ पर नॉनवे को एक कॉल आती है तो डैंडन पूछती है क्या सही हुआ। तो नॉनवे मना कर देती है। और यहाँ पर नॉनवे कॉल उठाकर बोलती है कि प्यार मिल गया इसलिए तूने पुराना प्यार को भूल गया। तो उसकी दोस्त उसे बोलती है कि मुझे एक कमरा चाहिए। ये सुनकर नॉनवे बोलती है कि इनमें हो जाएगा। और जैसे ही कॉल काटती है तो डैंडन उसे पूछती है कि वो कौन है। नॉनवे बोलती है कि ये हमारा पुराना दोस्त है। ये सुनकर डैंडन तो कुछ और ही समझ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की दोस्त है। नॉनवे उसकी गलतफहमी दूर कर देती है ये बताकर कि वो लड़का है। ये सुनकर तो डैंडन मायूस हो जाती है। तो माना बोलती है कि ये बात तो साही को पता नहीं है कि वो लड़का है। तो यहाँ पर नॉनवे को सोचती है और बोलती है कि उसने जैसा मेरे साथ किया था मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूंगा। और इस टाइम पर मेंगवान की गाना बंद हो जाती है तो सारे लोग खुश हो जाती है, लेकिन मेंगवान नीचे आती है और फिर से गाना बजा देती है और ऊपर जाकर सो जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।